अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की इस सनसनीखेज कोर्ट कहानी को सुनते हैं। जिस तरह बाज़ लोग इसमें बामुसम्मा होते हैं, वैसे ही मैंने इसकी शक्ल देखी तो जहन में इसके लिए अहमकुल अहमकीन के अल्फाज चमक उठे। अज़ाबाद वो मेरे अंदाजे पर 100% पूरा भी उतरा। बहरहाल मैंने पेशेवराना मुस्कुराहट से आने वाले का इस्तकबाल किया और खुश अखलाकी से इसे बैठने को कहा। वो मेरी मेज़ के सामने कुर्सियों में से एक को खींच कर हिचकिचाहट आमेज अंदाज में इस पर बराए जमान हो गया। इस छोटे से काम के लिए उसने इतनी एहतियात का मुजाहरा किया जैसे वो चोबी कुर्सी ना हो बल्कि एटम बम हो जो उसके तशरीफ रखते ही एक खौफनाक धमाके से फट जाएगा। मैं उसके स्टाइल पर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और उसकी आमद की गर्ज़ व गायत दरियाफ्त की। जवाब देने के बजाय वो बेयकीन से लहजे में बोला, वकील साहब आप ही हैं ना? उसकी सूरत तफरीह की दावत आम थी। मेरी ज़बान भी थोड़ी सी फिसल गई। मैंने गहरी संजीदगी की अदाकारी करते हुए पूछा, कौन से वकील साहब? वो जिनका ये दफ्तर है। उसने अपने तईं वजाहत की। मैंने कहा, ये दफ्तर तो मेरा ही है और मैं एक वकील भी हूँ। अच्छा अच्छा। उसने बड़ी शिद्दत से असबात में गर्दन को कई झटके दे डाले। फिर बोला, इसका मतलब है कि मैं आप ही से मिलने आया हूँ। जी हाँ। मैंने गहरी नज़र से इसे देखा। मुझे भी यही महसूस हो रहा है। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। मैंने दफ्तर के बाहर आपके नाम की तख्ती देखी तो थी, लेकिन जहन से निकल गया। बात को अधूरा छोड़कर उसने अपने सर को दोनों हाथों के प्याले में थाम लिया। अंदाज ऐसा ही था जैसे इसके जहन से मेरा नाम न निकला हो, बल्कि खोपड़ी में से जहन निकल जाने का अंदेशा पैदा हो गया हो, और जहन के मफरूर होने से पहले ही उसने बड़ी हिफाजत के साथ अपने सर को थाम लिया हो। मैंने इस शख्स पर एक सरसरी सी नज़र डाली और कहा, कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। अगर इंसान के जहन में बहुत ज़्यादा गैर मुतालिक चीज़ें भरी हुई हों तो जहन इस किस्म की बगावत कर जाता है। मैंने दानिस्ता फजूल के बजाय गैर मुतालिक के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बहरहाल मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। आपने नाम भी तो इतना लंबा चौड़ा रखा हुआ है ना? वो आंखें सुखेड़कर ज़ेरे लब मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, नाम मेरी तरह का होना चाहिए, अमीन। मैंने नाम के मुख्तसर या तवील होने के सिलसिले में इससे कोई बहस करना मुनासिब न समझा और नहायत ही संजीदगी से कहा, अमीन साहब बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जुमला मुकम्मल करते ही मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया। मुद्दा बयान करने के बजाय वो तनकीदी नज़र से मेरा और मेरे चैम्बर का जायज़ा लेने लगा। उसके अंदाज से ऐसा महसूस होता था जैसे उसे किसी खास शय की तलाश हो या फिर वो किसी हवाले से अपनी तसल्ली करना चाहता हो। मैं सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इसकी इन हरकत को खामोशी से देखता रहा। 1-1.5 मिनट में इसकी तशफ़ी हो गई। मेरी तरफ देखते हुए वो फैसलाकुन लहजे में बोला, मैं मुतमईन हो गया हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरा मसला हल कर सकते हैं। उसका ये फैसलाकुन जुमला ऐसा बेसरोपा था कि मैं झुंझुलाहट में मुब्तला हो गया। साहब अब आप अपना मसला बयान भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने बेजारी से कहा। मसला फरजाना का है, उसने पुरस्कार अंदाज में बताया। फरजाना? ये कोई मोहतरमा है? फरजाना मेरी बीवी है मिर्ज़ा। वो मेरे नाम को याद करने की कोशिश करते हुए बोला, मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट। मैंने उसकी मुश्किल को आसान करते हुए कहा, आप मुझे सिर्फ मिस्टर बेग या बेग साहब भी कह सकते हैं। अल्लाह आपका भला करे बेग साहब। वो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोला, तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी बीवी फरजाना ने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल रखा है। मैं इसकी वजह से सख्त परेशान हूँ। आप मेरे मसले को हल कर दें तो आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। ये एहसान तो मैं उस वक्त कर पाऊँगा ना जब आप मुझे इसका मौका देंगे, मैंने ज़िद होते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, और ऐसा मौका निकलेगा उस वक्त जब आप मुझे अपने मसले से आगाह करेंगे। वकालत के पेशे में भांत भांत के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है और मैं इनमें बाज़ अमीन जैसे बातूनी और मौजू से खिसके हुए अफराद भी होते हैं। बहरहाल ये तो इस पेशे का हिस्सा है। हर शख्स को उसके लेवल पर बर्दाश्त करना पड़ता है। सो इस वक्त मैं यही कर रहा था। अमीन नामी इस शख्स की उम्र 55 के करीब रही होगी। कद दरमियाना और जिस्मानी सेहत इंतहाई मखदूश।
ذہنی صحت کا اندازہ اس کی بات چیت سے بخوبی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی عمر کو چھپانے کے لیے سر اور مونچھوں کے بالوں کو کسی گھٹیا خضاب میں رنگ رکھا تھا، لیکن یہ کوشش بری طرح ناکام نظر آتی تھی، کیونکہ اول تو اس غیر معیاری اور سستے خضاب نے اپنے غیر فطری رنگ کے باعث اس جوڑی کی کلائی کھول دی تھی، دوئم ایک دن کے شیو نے سونے پر سہاگا والا کام کر دکھایا تھا۔ چہرے پر شیو کی جگہ ایک دن کی عمر کے جو بال نمودار ہو چکے تھے، وہ سر کے بالوں کے مقابلے میں اندھیرا اجالا کسی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو روزانہ یا تو نہایت پابندی کے ساتھ داڑھی کو مونڈنا چاہیے یا پھر منافقت سے باز آ جانا چاہیے، بصورت دیگر دو رنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس بلیک اینڈ وائٹ مووی کو برداشت کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے، کم سے کم میرے سامنے بیٹھا ہوا امین نامی وہ شخص ایسا دل گردے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مسئلہ بہت سیدھا سادہ ہے بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن محلے والوں نے اسے ٹیڑھا بنا دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر پٹی سے اترنے والا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا اور سنبھالا دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ایک منٹ امین صاحب، آپ مجھے اپنی بیوی فرزانہ کا مسئلہ بتانے والے تھے، بیچ میں یہ محلے والے کہاں سے ٹپک پڑے؟ پلیز آپ اپنی بیوی فرزانہ کی بات کریں تو آپ کا اور میرا قیمتی وقت محفوظ رہے گا۔ محلے والوں کا ذکر کیے بغیر فرزانہ کے مسئلے کی وضاحت نہیں ہو سکتی بیگ صاحب، وہ کسی ڈیبیٹر کے انداز میں بولا۔ ان نامراد محلے والوں نے ہی ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ لوگ میری بیوی کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ جب فرزانہ پریشان ہوتی ہے تو لامحالہ مجھے بھی پریشان ہونا پڑتا ہے۔ آپ میرے مسئلے کو حل کر دیں تو ہم دونوں میاں بیوی آپ کو بہت دعائیں دیں گے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کے لہجے میں زمانے بھر کی یتیمیت اور مسکینیت شامل ہو گئی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ امین سے ہونے والی اب تک کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ تو بخوبی ہو گیا تھا کہ ان تلوں میں تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ وہ میرے لیے کسی کیس کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں 10 15 20 منٹ برباد کیے ہیں، وہیں مزید 10 منٹ نکال کر اگر میں اس شخص کی بپتا سن لوں تو ممکن ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے امین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ اپنا مسئلہ بیان کر ڈالیں۔ وہ شکل و صورت سے جیسا دکھائی دیتا تھا، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس نے خود کو ویسا ثابت بھی کر دکھایا۔ اس نے بڑے سنجیدہ الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے محلے دار اس کی بیوی فرزانہ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، وہ ایک ساتھ باہر نکلیں یا فرزانہ اکیلی کہیں جائے، وہ لوگ انہیں چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، طرح طرح کے جملے اور آوازیں کستے ہیں، اس صورتحال نے ان کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مسئلہ سن کر مجھے غصہ بھی آیا اور اس کی حالت پر سخت افسوس بھی ہوا، اور اس حوالے سے اس کی عقل پر ماتم کرنے کو بھی جی چاہا کہ وہ ایک معمولی سے معاشرتی مسئلے کے لیے بطور وکیل میری خدمات حاصل کرنے میرے دفتر پہنچ گیا تھا۔ اس مسئلے کو باہمی افہام و تفہیم یا محلے کے کسی بڑے کی مدد سے بآسانی حل کیا جا سکتا تھا۔ اس حوالے سے میں نے جب اس سے استفسار کیا تو وہ بڑے مجبور سے لہجے میں بولا، میں نے ایسی کوشش کی تھی لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، تمہاری رہائش کراچی کے کس علاقے میں ہے؟ اس نے نیو کراچی کے ایک ایریے کا نام بتایا۔ اور تم کرتے کیا ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کمپنی کا دفتر میکلوڈ روڈ پر ہے۔ نیو کراچی اور میکلوڈ روڈ آئی چندری گڑھ روڈ میں میلوں کا فاصلہ حائل ہے۔ میں نے سوچا کہ جب وہ دفتر میں ہوتا ہوگا تو محلے والے اس کی بیوی کو کچھ زیادہ ہی چھیڑتے ہوں گے۔ اسی تناظر میں نے اس سے پوچھ لیا، تم دونوں میاں بیوی کے علاوہ گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ کوئی بھی نہیں، وہ مایوسی سے بولا، ہماری شادی کو ابھی 1 سال ہوا ہے، اولاد وغیرہ کی طرف سے بھی کوئی خوش امیدی نظر نہیں آئی۔ اس کی شادی کے عرصے کا سن کے مجھے شدید حیرت ہوئی۔ وہ 55 اور 60 کے درمیان تھا۔ میری شدید حیرت کا اصل سبب اس کی عمر سے زیادہ اس کی مخدوش صحت تھی۔ کوئی بھی معقول آدمی اس قسم کی صورتحال میں شادی بیاہ کے بارے میں سوچنے کی حماقت نہیں کرتا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے اس نے اپنی ہی عمر کی کسی بڑی بھی سے شادی رچا لی ہو، اور اپنی تسلی اور تصدیق کے لیے میں نے وضاحت ضروری جانی اور امین سے پوچھ لیا،
आपको इस उम्र में शादी की क्या सूझी? इस उम्र में? क्या मतलब? वो भड़क उठा। आपके ख्याल में मेरी उम्र इस वक्त कितनी होगी? उल्टा उसने मुझसे ही सवाल कर डाला। मैंने मोहतात रवि का मुजाहरा करते हुए कहा, यही कोई 50-52 साल। मेरी एहतियात उसके भड़कने के सबब थी। मैं खामखा उसके जज्बात को मजरूह नहीं करना चाहता था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मेरी मेहनत रायगा गई। उसने खफकी आमेज लहजे में कहा, वकील साहब, आप भी कमाल करते हैं। क्या मैं आपको 50 साल का नजर आता हूँ? मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे जो नजर आ रहा है वही बयान किया है। अगर आपको मेरे बयान नागवार गुजरा हो तो मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, वो बेपरवाही से बोला। अंदाज ऐसा ही था जैसे बड़ी फराग दिली से उसने मुझे माफ कर दिया हो। बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल मेरी उम्र इस वक्त 45 साल है, लेकिन मैं 35 से ज्यादा का नहीं लगता। बात खत्म करते ही वो दाद तलब नजर से मुझे देखने लगा। इस खुश फहम शख्स को बड़ी चटखारेदार दाद पेश करने को जी तो बहुत चाहा, लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिश को दबा दिया। इसके लिए शुरू में मेरे दिल में जो हमदर्दी के जज्बात पैदा हुए थे, वो अब रफ्ता रफ्ता कोफ्त में बदलते जा रहे थे। मुझे इसकी सोच नॉर्मल नहीं लगी। वो किसी नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला था। मैंने जले कटे अंदाज में पूछ लिया, और जिस बीवी की वजह से आप परेशान हैं उसकी उम्र भी बता दें। मैं इसे अपने दफ्तर से रुखसत करने से पहले ये मालूम करना चाहता था। इस 55-60 साला शख्स ने 1 साल पहले जिस औरत से शादी की है, वो अपनी ज़िंदगी की किस मंजिल पर खड़ी है, ताकि ये अंदाज़ा कायम किया जा सके कि किसके कर्म से किसके नसीब फूटे हैं। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, फरजाना 30 और 35 के दरमियान है। फिर सीना नुमा हड्डियों के एक ज़ईफ से पंजर को बड़े फखरी अंदाज में फुलाते हुए बोला, बीवी को शौहर से कम 10 साल जरूर छोटा होना चाहिए। इस तरह वो रौब में रहती है। इसके फलसफे को ज़ेर बहस लाना तो दूर की बात है। मैं इस पर लम्हाती गौर को भी वक्त का ज़ियां समझ रहा था। इस शख्स ने अपनी अहमकाना मुँहशिगाफियों से जिस कदर मेरा वक्त बर्बाद कर दिया था, वही काफ़ी था। लिहाजा मैंने जान छुड़ाने की गज़ से कह दिया, ठीक है अमीन साहब, मैंने आपकी परेशानी की कहानी तो सुन ली। अब ये भी फरमाएं कि इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये फैसला तो आप करेंगे, वो सादा से लहजे में बोला। कानून की सारी किताबें तो आपने पढ़ रखी हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा कानूनी चक्कर चलाएं कि महल्ले वाले एकदम बंदे दे पुत्र बन जाएं, ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। आपने फैसला मुझ पर छोड़ दिया है तो फिर तवज्जो से मेरी बात सुने। मैंने खंगार कर गला साफ करते हुए कहा, आप अपने मसले के हल के लिए बिल्कुल गलत जगह पर आ गए हैं। जी? उसने बेयकीनी से आंखें सुकेड़ कर मेरी तरफ देखा और बोला, मैं आपकी बात समझ नहीं सका हूँ बेग साहब। मैंने हतमी लहजे में कहा, आपको किसी वकील के पास आने के बजाय सीधा अपने इलाके के पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वही लोग आपके मसले को ठीक कर सकते हैं। मैं वहां भी गया था, उसने सिर पिटाए हुए लहजे में कहा। आप ही के जैसे एक शरीफ आदमी ने मुझे थाने जाने का मशवरा दिया था। वो लम्हे भर को रुका और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं जाकर थाना इंचार्ज से मिला और इसे अपने मसले से आगाह किया। उसने बड़ी गैर संजीदगी से मेरी बात सुनी। मैंने दिल में कहा, थानेदार ने गोया बड़ी समझदारी का सबूत दिया। मुझे उसके रवैये पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जाहिर है कि मैं एक कमज़ोर सा आदमी था। थाना इंचार्ज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए मिन्नत आजिज़ी से काम लिया। इसके जवाब में थानेदार ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी शिकायत सुन ली। मैं अपने किसी बंदे को भेजकर इंक्वायरी कराऊंगा। अगर तुम्हारा बयान दुरुस्त निकला तो मैं तुम्हारी शिकायत दूर करने का बंदोबस्त कर दूंगा। फिर थाना इंचार्ज ने इंक्वायरी करवाई। वो लम्हे भर को खामोश हुआ तो मैंने इस्तफसार किया। उसने बुरा सा मुंह बनाया और जहरीले लहजे में बोला, हाँ करवाई, बहुत ही वाहियात इंक्वायरी करवाई थी उसने। जिस रोज मैंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, उसी रात लगभग 10 बजे एक एएसआई मामले की तफ्तीश करने के लिए हमारे घर पहुंचा। उसने अपना तारुफ कराने के बाद कहा कि वो हमारे दरवाजे पर दस्तक देने से पहले पहले में घूम फिर कर सूरत हाल का अंदाज़ा लगा चुका है और उसने चंद बेहुदा अफराद की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो हमारा मसला हल कर देगा। इसकी बात सुनकर मुझे दिली खुशी हुई, क्योंकि उसने बड़े मजबूत लहजे में मुझे यकीन दहानी कराई थी। फिर क्या हुआ? मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। होना क्या था वकील साहब? वो जहरखंद लहजे में बोला, समझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब?
मैंने सवालिया नज़र से उसे घूरा। वो एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, थानेदार का भेजा हुआ तफ्तीशी एएसआई रोजाना रात को हमारे घर के चक्कर काटने लगा। वो आधा घंटा घर में बैठता, खाता, पीता और जल्द ही हमारे मसले को हल करने का वादा करके रुखसत हो जाता। हम हस्ब तौफीक इसकी ज़ाहिरा और खुफिया खिदमत कर रहे थे। इसका एक फेरा 150 से कम में नहीं पड़ता था। मैं किसी भी तरह अपना माली और अनाजी नुकसान बर्दाश्त कर रहा था कि मुझे पता चला इस एएसआई ने मेरी गैर मौजूदगी में दिन के वक्त भी घर में फेरा लगाना शुरू कर दिया था। एएसआई की यह हरकत बद अखलाकी के जुमरे में आती थी। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। फिर एक रात मैंने थाना इंचार्ज से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया और दफ्तर से सीधा थाने पहुंच गया। मैंने एएसआई की हरकत की शिकायत की तो थानेदार उल्टा मुझ पर गर्म हो गया। आंखें दिखाते हुए बोला, मियाँ, तफ्तीशी अफसर ने इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद मुझे रिपोर्ट दे दी है। महल्ले वालों से ज्यादा कसूर खुद तुम्हारी बीवी का है। मैं एक औरत की खातिर महल्ले के 10-20 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद तो नहीं कर सकता। यहाँ तो इतनी गुंजाइश भी नहीं है। वो लम्हे भर को रुका और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, तुम्हारे मसले का फिलहाल तो मुझे एक ही हल नजर आ रहा है। मेरी मानो तो या तो तुम इस मेले ही को छोड़ दो और या फिर बीवी को। मैं मुंह खोलकर हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। मुझे थानेदार से ऐसे वाहियात जवाब की तवक्को नहीं थी। बहरहाल मैं वहां से उठा और अपने घर आ गया। ये 2 रोज पहले का वाकया है और अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अमीन ने मुतालिका थाना इंचार्ज और उसके मुकर्रर करदा इंक्वायरी ऑफिसर के रवैये के बारे में जो कुछ मुझे बताया था वो इंतहाई अफसोसनाक था। अगर इस एएसआई की तफ्तीश किसी हद तक दुरुस्त भी थी तो भी उसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बात खत्म करके वो पुरउम्मीद नजर से मुझे देखने लगा तो मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इलाके के थाना इंचार्ज से बात करता हूँ। क्या बात? उसने बिदके हुए अंदाज में इस्तफसार किया। मैंने कहा, यही कि वो तुम्हारे मसले पर संजीदगी से गौर करे और हर सूरत में इस मसले को हल करने की कोशिश करे। उसने बड़ी बेयकीनी और खाइल नजर से मुझे देखा लेकिन खामोश रहा। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, अगर मैं थाना इंचार्ज से बात करूंगा तो वैसा कुछ नहीं होगा जैसे बकौले तुम्हारे पहले हुआ है। इस किस्म के खदशात को जहन से खारिज कर दो। चंद लम्हात तक गहरे तजब्जुब में मुब्तला रहने के बाद उसने कदरे शिकस्ता लहजे में कहा, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? मैं जो कुछ कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ, मैंने खुलूस नीयत से कहा। मेरे मुतहर्रिक होने के बाद थाना इंचार्ज इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगा जो तुम्हारी बीवी को तंग करते हैं, इस पर आवाजें कसते हैं और आते जाते सीटियां बजाते हैं। वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरा ख्याल है आप पुलिस को इस मामले में ना ही डालें तो अच्छा है। मैंने सुना था कि पुलिस वाले बहुत बुरे होते हैं। अगर जाती तजर्बे से मैं पहली मर्तबा गुजरा हूँ। वो लम्हे भर को रुका और फिर मुल्तजियाना अंदाज में बोला, बेग साहब, आप मुझे टालने की कोशिश न करें प्लीज़। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, अमीन साहब, अपनी बीवी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सवाल करते हुए मेरे जहन में कोई वाज़ेह मकसद नहीं था। पता नहीं उसने मेरे इस इस्तफसार से क्या मतलब लिया। बड़ी सादगी से बोला, इस सादगी में बेबसी भी शामिल थी। मैं ये महसूस करता हूँ जैसे मैंने किसी मर्द से शादी कर ली हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। वो अपनी ही रो में कहता चला गया, फरजाना में औरतों वाली कोई बात ही नहीं, सारे शौक मर्दों वाले हैं। सफाई सुथराई खाना पकाने से उसे कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे घर में अक्सर बाजार से खाना आता है। जरा जरा सी बात पर वो मुझे आंखें दिखाने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उसकी बीवी हूँ। पहले मेरी तनख्वाह महीने भर चलती थी, बल्कि थोड़ी बहुत रकम मैं पसंदाज भी कर लिया करता था, लेकिन इस होटलबाजी ने मेरा हाथ बहुत तंग कर दिया है। 15 दिन के बाद जेब खाली हो जाती है, बाकी के दिन कर्ज उधार करके महीना पूरा करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, तुम अपनी बीवी को इन फजूल खर्चियों के लिए समझाते क्यों नहीं हो? मैंने दानिस्ता किता कलामी करते हुए कहा। मुझे सख्त अंदेशा था कि अगर मैंने मुदाखलत ना की तो वो कोई तूलानी किस्सा छेड़ बैठेगा। हालांकि मैं इससे यह भी पूछ सकता था कि थोड़ी देर पहले उसने मियाँ बीवी के माबैन उम्रों के ज़रूरी तफावत के सिलसिले में जो फलसफियाना दावा किया था वो क्या हुआ? इस दावे के मुताबिक तो फरजाना को इससे दबकर डरकर और सहमकर रहना चाहिए था। मैंने इस मौजू को छूने की कोशिश भी नहीं की और खामोश रहा। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा,
میں نے بہت سمجھایا ہے اسے اور اس نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وہ کہتی ہے کہ اگر میری تنخواہ پوری نہیں پڑ رہی تو وہ جاب کر لیتی ہے۔ مجھے بتائے بغیر وہ ایک دو جگہ انٹرویو بھی دے آئی تھی۔ وہ تو میں ہی اڑ گیا، ورنہ جاب تو پکی تھی اس کی۔ آپ بتائیں وکیل صاحب، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ وہ 10 مردوں کے بیچ بیٹھ کر نوکری کرے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی بھی گھر کا کفیل کفالت کے سلسلے میں اتنا مضبوط ہو کہ اس گھر کی کسی عورت کو معاشی مجبوری کے تحت ملازمت کی خاطر گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ لیکن ہر گھر کے معاشی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جہاں ضرورت حقیقت بن کر گھر کے در و دیوار کو جھنجھوڑ رہی ہو، وہاں گھر کے معاشی ذمہ داری کو لنگڑی غیرت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر غور کرنا چاہیے۔ فی زمانہ پیسے کے بغیر کسی بھی گھر میں کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ گھر کے مرد اگر کسی بھی سبب اس محاذ پر کمزور پڑ رہے ہوں تو عورتوں کو قدم سے قدم ملا کر ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی سبک خرامی سے آگے بڑھتی رہے اپنے انہی دو پہیوں پر۔ میں نے امین سے کہا، آپ نے اپنی بیوی کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں تو محلے کے کسی آوارہ لفنگے کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ اس کی متضاد کہانی سنا رہے ہیں۔ بس جی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم کسی روز اسے میرے پاس لے آؤ۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر امین کی بیوی فرزانہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس عورت سے کوئی معقول اور ڈھنگ کی بات کی جا سکتی ہے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں مجھے کبھی امید تھی کہ اس کے مسئلے کا کوئی مثبت حل بھی نکل آئے گا۔ لیکن امین نامی وہ گھامڑ میری آسان سی بات کو بھی نہ سمجھ سکا۔ اس نے بڑے پریشان کن انداز میں آنکھیں سکیڑیں اور بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، جناب میں 10-12 لفنگوں کو پکڑ کر آپ کے پاس کیسے لا سکتا ہوں؟ وہ کہاں میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں نے خفگی آمیز انداز میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، اپنا وزٹنگ کارڈ تھمایا اور بزور الفاظ دھکیل کر اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ فی الحال میں یہی کر سکتا تھا۔ کسی کے پاس اگر بہت سا فارغ وقت ہو اور وہ ہر لمحہ تفریح کے موڈ میں بھی رہتا ہو تو ایسے شخص کے لیے امین ایک ناقابل فراموش شخصیت تھا، مگر میں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باعث ایسی تفریحات افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ اسے میری مجبوری یا بدقسمتی یا جو دل چاہے سمجھ لیں۔ چنانچہ جب کافی دنوں تک امین پلٹ کر نہیں آیا تو میری یادداشت نے اسے فراموش کر دیا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ ایک روز ایک عورت مجھ سے ملنے میرے دفتر آئی۔ وہ خوبصورت نقش و نگار کی مالک ایک دلکش عورت تھی۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 25 اور 26 کے درمیان لگایا۔ جسم قدرے بھرا بھرا مگر ایک مخصوص گینڈے کے اندر۔ اسے فربی بمائل یا فربی نہیں کہا جا سکتا تھا، اس کے سراپے کو پرکشش کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی صورت میں مجھے ایک معروف اداکارہ کی جھلک نظر آئی، لیکن بہرحال نہ مذکورہ اداکارہ تھی اور نہ ہی اس کی کوئی قریبی رشتہ دار۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بڑے ہی شائستہ انداز میں اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ وہ چند لمحات تک متعاملانہ انداز میں دیکھتی رہی، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اپنی آمد کے مقصد سے مجھے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ میں سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتا رہا تو بالآخر وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور پرس کے اندر سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، وکیل صاحب، یہ کارڈ آپ ہی کا ہے نا؟ میں کارڈ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کارڈ میرا ہی تھا۔ میں نے کارڈ کو تھامنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں یہ میرا تعارفی کارڈ ہے۔ پھر تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ کارڈ آپ نے کس کو دیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ اس کا سوال اگرچہ فضول سا تھا، لیکن اس سوال کے پیچھے جھلکتی سنجیدگی نے مجھے چونکا دیا۔ وہ یقینی طور پر کسی خاص معاملے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، میں روزانہ درجنوں افراد کو اپنا وزٹنگ کارڈ پیش کرتا ہوں۔ کارڈ کو دیکھ کر یہ بتانا ناممکن ہے کہ میں نے مذکورہ کارڈ کس شخص کو دیا تھا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں اور بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ وہ کارڈ کو واپس اپنے پرس میں رکھتے ہوئے بولی، کچھ عرصہ پہلے میرا شوہر آپ سے ملنے آیا تھا۔
اس نے اس ملاقات کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا۔ رخصت کے وقت آپ نے یہ کارڈ اسے دیا تھا۔ آپ کا وزٹنگ کارڈ مجھے اس کے سامان میں رکھا ہوا ملا ہے، اس لیے ڈھونڈتے ڈھانڈتے ہوئے میں آپ کے دفتر تک پہنچ گئی ہوں۔ آپ ایک وکیل ہیں اور مجھے اس وقت ایک وکیل ہی کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں میں سخت پریشان ہوں۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی، اندرونی پریشانی اس کے چہرے سے ہی ظاہر تھی، تاہم اس پریشانی نے اس کی دلکشی اور رعنائی کو متاثر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالا اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے استفسار کیا، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے اور وہ کس سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا تھا؟ امین، اس نے جواب دیا، وہ محلے والوں کی ایک سنگین شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ امین ایسا شخص تو نہیں جسے آسانی سے بھلایا جا سکے۔ اس نے یاد دلایا تو مجھے یاد آ گیا، وہ یقیناً امین نامی اس احمق کا ذکر کر رہی تھی جو اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ میں اپنی وکالت کے زور پر کوئی ایسا شعبدہ دکھاؤں کہ اس کے محلے والے ایک دم بندے دے پتر بن جائیں، اور میں نے اس کی بے وقوفانہ سوچ کے پیش نظر بڑی خوبصورتی سے اسے ٹرکھا دیا تھا۔ وہ پلٹ کر میرے پاس نہیں آیا تو میرے ذہن نے بھی اسے یاد رکھنا ضروری نہ سمجھا۔ آپ یقیناً فرزانہ ہیں، میں نے اپنے سامنے بیٹھی خوبصورت مگر پریشان حال عورت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، جی ہاں، میرا نام فرزانہ ہی ہے۔ امین نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کی عمر 30 اور 35 کے درمیان ہے، لیکن فرزانہ کسی بھی طور 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا اور کہا، آپ اپنے محلے داروں کی وجہ سے پریشان ہیں کیا؟ محلے داروں کو فی الحال ڈالیں جہنم میں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ میں امین کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ عجیب اتفاق ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، چند ماہ پہلے وہ آپ کے سبب پریشان تھا اور میرے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آیا تھا، اور آج آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو کر یہاں آئی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے محلے داروں کو بھول جائیں وکیل صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، فی الحال مسئلہ امین کا ہے، پولیس نے اسے گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ فرزانہ نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ میرا چونک جانا لازم تھا۔ میں نے سیاق و سباق کی روشنی میں پوچھا، کیا آپ کے شوہر کا کسی محلے دار سے کوئی سنگین نوعیت کا جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے؟ وکیل صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، محلے داروں کا فی الحال کوئی مسئلہ نہیں، پولیس نے امین کو پرویز شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جو ادھر حیدری میں رہتا تھا۔ اوہ! میں متاسفانہ انداز میں فرزانہ کو دیکھنے لگا، پھر پوچھا، حیدری میں رہنے والے کسی پرویز شاہ کا امین سے کیا تعلق ہے؟ پرویز شاہ کا تعلق امین سے نہیں بلکہ مجھ سے ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے چونک کر حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کسی پرویز شاہ کا آپ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور امین اس پرویز شاہ کو کیوں قتل کرے گا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتی ہوں، فرزانہ گلوگیر آواز میں بولی، مجھے پورا یقین ہے کہ امین نے پرویز شاہ کو قتل نہیں کیا، وہ اگر اتنا ہی ہمت والا ہوتا تو محلے میں 3-4 لفنگوں کی لاشیں گرا چکا ہوتا۔ وہ بہت ہی قصیلا اور بے وقوف شخص ہے اور امین کی انہی خصوصیات نے اسے اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے۔ وہ قاتل نہیں، لیکن حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، اب آپ ہی اسے سزا سے بچا سکتے ہیں۔ میں امین کا کیس آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے ربط انداز میں جو آدھی ادھوری تفصیل بتائی وہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ناکافی تھی، شاید یہ اس کی پریشانی کے سبب تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور جب وہ خاموش ہوئی تو کہا، دیکھو فرزانہ بی بی، میرے لہجے میں ہمدردی کا عنصر نمایاں تھا، اگر تمہارا شوہر بے گناہ ہے تو میں اسے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں آپ سے تم پر آیا تو اس نے زیادہ اپنائیت محسوس کی۔ میں نے مزید کہا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے حالات سے بالکل درست آگاہی دو۔ جب تک میں موجودہ صورتحال سے واقف نہیں ہو جاؤں گا تمہارے لیے اور تمہارے شوہر کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تو تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ حیدری میں رہنے والے اس پرویز شاہ سے تمہارا کیا تعلق تھا، تمہارے شوہر کو اس کے قتل کے الزام میں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، انداز ایسا ہی تھا جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ ٹھہر کر مجھے حالات کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے بیان میں ملے جلے واقعات شامل تھے،
بعض باتیں میرے لیے انکشاف کا درجہ رکھتی تھیں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی وپتا سنی اور اہم نکات کو پیڈ پر نوٹ کرتا چلا گیا۔ یہاں میں فرزانہ سے ہونے والی گفتگو اور اس گفتگو کے نتیجے میں سامنے آنے والے اہم گوشوں کا ذکر کر رہا ہوں، تاہم میں نے اس کے طولانی بیان میں سے غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کو حذف کر دیا ہے۔ اس تفصیل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ امین کی سوچ، انداز اور رویے سے آپ اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ عقل یا کوشش کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس جیسے افراد کم و بیش ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں، جو دوسروں کی تفریح و تباہ کا باعث بنتے ہیں اور اپنی عقل بندانہ حماقتوں کے باعث ہر وقت نہ صرف اپنے لیے بلکہ خود سے وابستہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے رہتے ہیں، اور اس کیس میں بھی بیئن ایسا ہی ہوا تھا۔ امین نے مجھے بتایا تھا کہ فرزانہ کے اندر بہت ساری مردانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کی سوچ میں کسی خاص قسم کی ٹیڑھ پائی جاتی تھی، لہٰذا اس کی رائے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ فرزانہ کی ضد کو بھی مردانہ وصف سے تعبیر کرتا تھا کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، حالانکہ فرزانہ معاش کی گاڑی کو دھکیلنے کی نیت سے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی تھی۔ اس کی تنخواہ 15-20 دن میں ختم ہو جاتی تھی، باقی کا مہینہ قرض ادھار کے طفیل بسر ہوتا۔ امین اس تنگی و ترشی کو فرزانہ کی فضول خرچی کے کھاتے میں ڈال دیتا۔ وہ اس بات کے سخت خلاف تھا کہ فرزانہ نوکری کی غرض سے گھر سے نکلے اور کسی دفتر میں مردوں کے درمیان بیٹھ کر کام کرے، حالانکہ وہ خود جس دفتر میں کام کرتا تھا وہاں 3-4 لڑکیاں بھی اس کے ساتھ کام کرتی تھیں، گویا وہ لڑکیوں اور عورتوں کے بیچ بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ ہر انسان کی سوچ کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ عموماً ہم جن چیزوں کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، بعض حالات میں انہیں اپنے لیے انتہائی جائز قرار دے دیتے ہیں۔ امین بھی کچھ اسی قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بہرحال فرزانہ کے مطابق 1 ماہ قبل اس نے لڑ جھگڑ کر جاب والا معاملہ حل کر لیا۔ امین نے راضی خوشی اسے نوکری کی اجازت تو نہ دی، البتہ فرزانہ نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر ایک جگہ ملازمت کر لی۔ امین چند روز تک تو روٹھا روٹھا سا رہا، وہ فرزانہ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، تاہم کچھ ہی دن میں اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب 10 دن بعد فرزانہ تنخواہ کی رقم لے کر گھر آئی تو سب ٹھیک ہو گیا۔ فرزانہ نے 20 تاریخ کو دفتر جوائن کیا تھا، لہٰذا اس ماہ اسے 10 دن کی تنخواہ ملی۔ فرزانہ نے ایک عقل مندی یہ کی کہ تنخواہ کی رقم اس نے لا کر امین کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ اس بات نے امین کو خوش کر دیا۔ اس نے اس رقم سے پہلی فرصت میں اپنا ادھار چکایا اور آئندہ کے لیے فرزانہ کی نوکری پر معترض ہونے کا خیال دل سے نکال دیا۔ پتہ نہیں یہ اس کی کوئی مصلحت تھی یا منافقت، بہرحال عموماً اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ چند روز راضی خوشی گزر گئے، پھر اچانک ایک بھونچال سا آ گیا۔ فرزانہ کی جاب ناگن چورنگی پر تھی۔ ناگن چورنگی نیو کراچی سے زیادہ دور نہیں، لہٰذا وہ نوکری کرنے کے لیے 10:30 بجے گھر سے نکلتی اور 5:30 بجے تک واپس آ جاتی۔ اس کی ڈیوٹی 11 سے 12 بجے تک کی تھی۔ اس کے برعکس امین گھر سے 9 بجے کا نکلا ہوا رات 8-8:30 بجے واپس آتا تھا۔ ایک رات وہ گھر میں داخل ہوا تو سخت برہم تھا۔ فرزانہ نے اس کی برہمی کا سبب دریافت کرنا چاہا تو وہ پھٹ پڑا، "بس فرزانہ بس، میں اس سے زیادہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا۔" "بے غیرتی؟" وہ ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ "تم کس بے غیرتی کی بات کر رہے ہو؟" "وہ بے غیرتی جس کا مظاہرہ تم نے شروع کر رکھا ہے۔" وہ غصیلے انداز میں دھاڑا۔ "میں نے کیا کیا ہے؟" فرزانہ نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ "دیکھو تو کیسی انجان بن کر پوچھ رہی ہو، میں نے کیا کیا ہے؟" امین نے منہ بگاڑ کر اپنی بیوی کے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے۔ "میں تمہاری چکر بازیوں کو سمجھ گیا ہوں۔" "یہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں۔" فرزانہ چیخ پڑی۔ "تم میری کون سی چکر بازیوں کو سمجھ گئے ہو؟ میں نے کون سی بے غیرتی دکھائی ہے؟ تم پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ صاف لفظوں میں کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ صاف الفاظ میں سننا چاہتی ہو تو سنو۔" وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ "مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کوئی کار والا روزانہ تمہیں گھر چھوڑ کر جاتا ہے۔" "تو؟" فرزانہ نے اس ایک لفظ کو غصے کی شدت سے کچھ زیادہ ہی کھینچ ڈالا۔ "مجھے بتاؤ کہ گرے کار والا، اس شخص کا تم سے کیا لینا دینا ہے؟" امین نے گھور کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ "وہ کیوں تمہیں اپنی گاڑی میں یہاں چھوڑنے آتا ہے؟" "اس شخص کا نام پرویز شاہ ہے۔" فرزانہ نے غصیلے لہجے میں بتایا۔ "میں اسی کے پاس کام کرتی ہوں، اور تمہارا یہ کہا ہوا بالکل غلط ہے
कि वो मुझे रोजाना घर छोड़ने आता है। ये सच है कि मैं 2-3 मरतबा परवेश शाह की गाड़ी में बैठी हूँ। इसे सरजानी टाउन जाना था, इसलिए मुझे घर पर ड्रॉप कर गया। तुम 2-3 मरतबा भी इसकी गाड़ी में क्यों बैठी हो? वो कट हुज्जती पर उतर आया। तुम्हें पता है, किसी नामहरम, मेरा मतलब है कि ये ठीक नहीं। उसने गड़बड़ाए हुए अंदाज में जुमला मुकम्मल करने की कोशिश की। साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ कहते कहते ऐन वक्त पर रुक गया है। फरजाना को ये समझने में कोई दिक्कत पेश न आई कि वो परवेश शाह को नामहरम गिरदानते हुए उसकी गाड़ी में बैठने के लिए मजम्मत करना चाहता था, लेकिन ये सोचकर उसे बात को अधूरा छोड़ना पड़ा कि कहीं पलटकर फरजाना इससे ये न पूछ बैठे कि वो भी तो 3-4 नामहरम औरतों के साथ घुल मिलकर दफ्तर में काम करता है। वो इस बहस को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लिहाजा ठहरे हुए लहजे में बोली, अमीन, तुम मुझ पर या परवेश शाह पर खामखा कर शक कर रहे हो। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस अंदाज में तुम सोच रहे हो। वो खास तौर पर मुझे घर छोड़ने कभी नहीं आया। सरजानी टाउन में उसका प्लाट्स का एक वसी प्रोजेक्ट है, वो इसी सिलसिले में उधर जाता रहता है। तुम अपने जहन को साफ रखो। मैं अपने जहन को किस तरह साफ रखूं? वो आंखें दिखाते हुए बोला, मुझे पता चला है कि जब परवेश शाह तुम्हें घर पर छोड़ता है तो तुम दोनों ऐसे वालेहाना अंदाज में एक दूसरे को खुदाफिज कहते हो जैसे तुम्हारे दरमियान कोई गहरा रिश्ता हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता फरजाना। हमारे दरमियान सिर्फ मुलाजिम और मालिक का ताल्लुक है, फरजाना ने बिफरे हुए लहजे में कहा, और इस ताल्लुक को किसी रिश्ते का नाम नहीं दिया जा सकता। और जहाँ तक मुस्कुराकर किसी को खुदा हाफिज कहने का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में इखलाकियात इस बात का तकाजा करते हैं। वो लम्हे भर को रुकी और फिर इजाफा करते हुए उसने अमीन से इस्तफसार किया, क्या तुम जब अपने दफ्तर पहुँचते हो तो साथ काम करने वाली लड़कियों और औरतों से सलाम दुआ नहीं करते हो? इसी तरह उन्हें रुखसत होते वक्त खुदा हाफिज नहीं कहते हो? और अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या इस दौरान में तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा छाया रहता है? तुम जरा सा नहीं मुस्कुराते, बल्कि कोई बात करे तो तुम उसे काट खाने को दौड़ते हो। जज्बात की रो में बोलते बोलते उसका लहजा खासा कड़वा हो गया। बताओ, तुम्हारे दफ्तर में काम करने वाली औरतें नामहरम नहीं हैं? मेरी बात दूसरी है, वो सिर पिटाए हुए लहजे में बोला। दूसरी क्यों है? उसने चीख से मुशाबा आवाज में पूछा। वो कोई जवाब न दे पाया। फरजाना ने एक खुली हकीकत बयान की थी, अमीन के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता था, लिहाजा वो बगले झाँकते हुए खिसियाने से लहजे में बोला, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, बस मैंने जो कहा है इसका ख्याल रखना। अमीन, ये बात तुम किसी माकूल तरीके से भी कह सकते थे, वो शिकायती अंदाज में बोली। तुम सीधा सीधा कह देते हो कि मैं परवेश शाह की गाड़ी में ना बैठा करूं। तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन तुमने जिस अंदाज में मेरे किरदार पर शक किया है, इससे मुझे दिली सदमा हुआ है। काश काश वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। अमीन ने इसकी शिकायत पर कोई शर्मिंदगी जाहिर न की और न ही कोई गुस्सा दिखाया, बल्कि दूसरी तरफ देखता रहा। अचानक फरजाना के जहन में एक अछूता सवाल उभरा। अमीन सुबह 9 बजे घर से निकलता था, फिर उसकी वापसी रात 8 बजे से पहले नहीं होती थी, जबकि वो खुद 5:15 साढ़े 5 बजे तक घर पहुंच जाती थी। औकात की इस तरतीब में ये मुमकिन नहीं था कि वो इसे परवेश शाह की गाड़ी में बैठे हुए या गाड़ी से उतरते हुए देख पाता। परवेश शाह के हवाले से उसने फरजाना पर जो भी शक किया था, उसके लिए उसने मुझे पता चल गया है और मुझे पता चला है, ऐसे अल्फाज अदा किए थे। उसका एक ही मतलब था कि महल्ले के किसी शख्स ने उसके कान भरे थे, क्योंकि परवेश शाह की गिरे गाड़ी में उसकी आमद महल्ले वालों से छुपी नहीं रह सकती थी। इसी तनाजुर में उसने अपने शौहर से पूछ लिया, अमीन, एक बात सच सच बताओगे? वो खफगी आमेज सवालिया नजर से उसकी तरफ देखने लगा और फिर बोला, पूछो, क्या पूछना है? तुम्हें ये बात किसने बताई कि मैं किसी गिरे गाड़ी में बैठकर घर आती हूँ? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो बदस्तूर तेवरी चढ़ाकर बोला, तुमने इकरार कर लिया है, फिर तस्दीक की क्या जरूरत है? मैंने इकरार करके ये साबित किया है कि मेरे मन में कोई खोट नहीं। इसकी आंखों में देखते हुए वो गहरी संजीदगी से बोली, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा खैर खा कौन है जिसने तुम्हें मेरे बारे में इतनी अहम इतलात दी हैं। वो थोड़ी देर तक मुतामिल दिखाई दिया और फिर कुसीले लहजे में बोला, मुझे महल्ले ही के लोगों से इस गिरे गाड़ी वाले के बारे में पता चला था। मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, तुम मुझे इस शख्स का नाम बताओ जिसने तुम्हें बताया है। कोई एक हो तो बताऊं, वो कदरे खिजिल से अंदाज में बोला। अगर एक से ज्यादा अफराद हैं तो भी बता दो, वो अपने गुस्से को दबाते हुए मोतदिल लहजे में बोली, ताकि पता तो चले कि किस किस को क्या क्या तकलीफ है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारा जीना दूभर होकर रह गया है।
वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, इन्हीं लोफरों ने इस जानिब मेरी तवज्जो मबजूल कराई है। बड़े तंजी अंदाज में कह रहे थे, तुम्हें हम महल्ले वालों ही से खुदावास्ते का बैर है। हम दिलपशोरी करने के लिए कोई जुमला फेंक दें तो तुम पुलिस को बुला लाते हो, और जब गैर महल्लेदार तुम्हारी बीवी को गाड़ियों में सैर कराते फिरें तो तुम्हारी गैरत जोश नहीं मारती। वाह भाई वाह, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये अच्छा दस्तूर है कि अपनों को काटो और गैरों में बांटो। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर कपकपाती हुई आवाज में बोला, मैंने इस लफंगे के मुंह से ऐसी लोफराना बातें सुनी तो मुझे खुद पर काबू न रखा। मैंने हाथ बढ़ाकर झट से उसका गिरेबान पकड़ लिया। इसकी मदद को दूसरे भी लपक आए। ये सब वही लोग थे जो हम पर चुपके चुपके आवाजें कसते हैं और तुम्हें देखकर मायनखेज अंदाज में सीटियां बजाते हैं। उन्होंने जोर जबरदस्ती करके अपने साथी का गिरेबान छुड़ा लिया और इसकी हिमायत में बोले, हमसे क्यों उलझते हो? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ज्यादा गैरत भरी हुई है तो जाकर अपनी बीवी से पूछो, वो आजकल किसकी गिरे फोर्ड में बैठकर सैर सपाटे करती फिरती है। वो एक मर्तबा फिर सांस की दुरुस्ती के लिए रुका। सांस पूरी तरह हमवार भी नहीं हुई थी कि वो दोबारा थरथराती हुई आवाज में गोया हुआ, इन बदबख्तों के तुम्हारे बारे में ऐसे बेहुदा कलमात सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया। मैं मरने मारने पर तुल गया, लेकिन मैं इनका कुछ न बिगाड़ सका। इन चार के मुकाबले में मेरी कोई पेश न गई। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, सिर्फ धक्के ही देते रहे, वरना इस वक्त मैं तुम्हें यूं सही सलामत नजर न आता। मैं अभी अभी इन्हीं शैतानों से निमट कर आ रहा हूँ। एक जलील ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुमसे बीवी संभाली नहीं जाती तो थानेदार के मशवरे पर अमल कर लो। मैं ये पिघला हुआ शीशा अपनी समात में उंडेल कर सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बताओ मैं कहाँ गलती पर हूँ? बात खत्म करते करते उसकी आवाज भर आ गई। अब इस आवाज में गुस्से और बरहमी की बजाय बेचारगी औध कर आई थी। उसने बीवी की तरफ से निगाह चुराते हुए जख्मी लहजे में इस्तफसार किया, तुम तो जानती ही हो थानेदार ने मुझे क्या मशवरा दिया था। फरजाना कानून के इस पासबान के मशवरे को नहीं भूली थी। थानेदार ने इसके शोहर को बड़े मुखलिसाना अंदाज में मशवरा दिया था कि वो या तो इस महल्ले को छोड़ दे और या फिर अपनी बीवी को, कि जिसकी वजह से वो मुश्किलात और मसाइल से दो चार है। थानेदार का ये नेक मशवरा इस बोगस रिपोर्ट की रोशनी में था जो तफ्तीशी अफसर एएसआई शमशाद ने तैयार करके उसकी खिदमत में पेश की थी। इस रिपोर्ट में फरजाना को मूरत इल्जाम ठहराते हुए सारे फितने की जड़ करार दिया गया था। फरजाना की मुखालफत में एएसआई ने महज इस वजह से रिपोर्ट तैयार की थी कि उसने एएसआई के फैलाए हुए जाल में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। महल्ले के चंद शरपसंद ओबाश लफंगों की बातें सुनकर एएसआई ये समझ बैठा था कि फरजाना उसके लिए इंतहाई आसान शिकार साबित होगी, लेकिन उसकी बेहम कोशिशों के बावजूद भी जब ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ तो अपनी नाकामी के इंतकाम के तौर पर उसने फरजाना ही को कसूरवार ठहराते हुए कहानी उलट दी थी। ये सारी तुर्श हकीकतें फरजाना के जहन में बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही थीं, लेकिन इसके साथ ही उसे इस बात का भी कलक था कि उसके शौहर ने उसके मुकाबले में इन लफंगों की बात को अहमियत दी जो उसकी इज्जत के दुश्मन बने बैठे थे। वो नामुराद हर लम्हा इस मौके की ताक में रहते थे कि कब उसके कदम डगमगाएं और इनका दाव चल जाए। इन शैतानों के खिलाफ पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसने जी में ठान ली कि कोशिश करके वो बहुत जल्द इस महल्ले ही को खैरबाद कह देंगे। इस रात इनके बीच एक पुरस्कार खामोशी हायल रही। अमीन गोमगो की कैफियत से दो चार रहा। इसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आता। कमजोरी चाहे आसाबी हो, दिमागी हो, जिस्मानी हो या किसी भी और नौयत की हो, वो इंसान के अंदर गुस्से को जन्म देती है, इसकी कुव्वत बर्दाश्त को खा जाती है। कमजोर इंसान जरा जरा सी बात पर भड़क उठता है। तहम्मुल और बुर्दबारी उसके पास से रुखसत हो जाते हैं। वो अपनी तमाम तर नाकामियों और नाकामरानियों के लिए दूसरों को मूरिद इल्जाम ठहराने लगता है। अमीन भी यही कुछ कर रहा था। महल्ले के लफंगों पर तो उसका बस नहीं चलता था, लिहाजा वो घर की मुर्गी पर सारा गुस्सा उतारता था। उसके ख्याल में उसके तमाम तर मसाइल का सबब फरजाना थी। वो जानता था फरजाना का कोई कसूर नहीं, लेकिन उसकी कमजोर सोच इसी ख्याल से बहल जाती थी कि ये सब कुछ फरजाना की वजह से हो रहा है। वो उल्टी सीधी बातें करने वालों के मुंह तोड़ने की सकत नहीं रखता था, इसलिए मौका महल देखकर वो फरजाना पर बरसकर अपने दिल का गुबार निकाल लेता था। नादान को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि फरजाना बेचारी अपना गुबार निकालने के लिए कहाँ जाकर और किस पर बरसे। तो सर्द महर रात जैसे तैसे गुजरी गई।
इसी रात सोने की कोशिश में जागते हुए फरजाना ने यह फैसला कर लिया कि वो पहली फुर्सत में इस महल्ले को छोड़ देंगे और जब तक वो लोग यहाँ हैं वो परवेश शाह की गाड़ी में बैठकर इस तरफ नहीं आएगी। इसका शौहर शकी मिजाज और कमजोर आसाब का शख्स था और वो उम्र की इस मंजिल पर खड़ा था जहाँ इंसान के अंदर तब्दीली लाना मुमकिन नहीं होता और इंसान भी ऐसा कि जो खुद को सुकरात व बुकरात से कम न समझता हो। आइंदा 2 रोज अमन सुकून से गुजर गए। कोई खुशगवार या नाखुशगवार वाकया पेश न आया। फरजाना ने सुख की सांस ली कि चलो मुसीबत टल गई, लेकिन ये इसकी खुशफहमी नुमा भूल थी। तीसरे दिन रात को अमीन दफ्तर से लौटा तो उसका मूड बेहद खराब था। उसने फरजाना से कोई अच्छी बुरी बात न की और मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गया। फरजाना ने यही समझा कि उसके दफ्तर में कोई ऐसा वैसा वाकया पेश आ गया है जिसकी वजह से वह ऐसे रवैये का मुजाहरा कर रहा है। शामत की मारी ने इससे पूछ लिया, क्या बात है अमीन, तुम खामोश क्यों हो? खामोश न रहूं तो क्या अपनी रुसवाई का ऐलान करता फिरूं? वो तंजिया लहजे में बोला। रुसवाई? फरजाना ने हैरत भरी नजर से उसकी तरफ देखा। किसने तुम्हारी रुसवाई कर दी? तुम्हारे होते हुए ये कारनामा और कौन अंजाम दे सकता है? वो जले कुटे अंदाज में बोला। फरजाना को भी ताव आ गया। उखड़े हुए लहजे में बोली, तुम होश में तो हो? मैंने तुम्हारी रुसवाई के लिए ऐसा क्या कर दिया है? क्या ये बात भी मुझे ही बताना होगी? वो अजीब से लहजे में बोला। जो इल्जाम लगाता है वही इसका सबब भी बताता है, फरजाना ने बिफरे हुए अंदाज में कहा। मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था ना, तुम इस परवेज की गाड़ी में नहीं बैठोगी, वो आंखें दिखाते हुए बोला। लेकिन तुमने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। कल फिर तुम इसी मनहूस शख्स की गिरे गाड़ी में घर आई हो। ये झूठ है, 101% झूठ, वो चिल्ला उठी। मैं इस दिन के बाद से परवेश शाह की गाड़ी के करीब से भी नहीं गई। किसी बदबख्त ने तुम्हें सरासर गलत इतला दी है। जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे भी, वो जहरीले लहजे में फुनकारा। इसका मतलब है महल्ले के आवारा और लफंगे तुम्हारी नज़र में मुझसे ज्यादा मोतबर हैं? फरजाना भी हत्थे से उखड़ गई। तुम्हें इनकी बात का एतबार है लेकिन मेरे कहे का यकीन नहीं। मैं जब कह रही हूँ कि मैं इस शख्स की क्या किसी भी शख्स की गाड़ी में नहीं बैठी हूँ तो तुम्हें मेरी बात को सच मानना चाहिए ना। तुम ये नौकरी छोड़ ही दो, वो दो टोक लहजे में बोला। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं ना महल्ले वालों की जबानें बंद कर सकता हूँ और ना ही उनके बाजू तोड़ सकते हो। फरजाना ने किते कलामी करते हुए उसके कपकपाहट में इस जुमले को मुकम्मल कर दिया और नहायत ही कटीले लहजे में बोली, अमीन, तुम इंतहाई बुज़दिल और कानों के कच्चे इंसान हो। मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम मुझ पर भरोसा करने की बजाय इन लोगों की लगाई बुझाई पर यकीन कर रहे हो जो हमारे दुश्मन हैं। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर इजाफा करते हुए नहायत ही ठहरे हुए लहजे में बोली, इन तमाम मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि हम जल्द से जल्द ये महल्ला छोड़ दें। मैंने नागन चौरंगी के करीब ही एक छोटा सा घर देख लिया है और नागन चौरंगी? अमीन ने एक एक लफ्ज चबाकर उसकी बात काट दी और जहरीले लहजे में बोला, नागन चौरंगी का नाम भी न लेना मेरे सामने। ये नाम सुनते ही यूं महसूस होता है जैसे कोई मूसी नागन मुझे डंक मार रही हो। फिर वो मुंह को टेढ़ा करके अजीब से लहजे में बोला, तुम्हारे परवेश शाह की एजेंसी भी तो नागन चौरंगी पर ही है ना? अमीन का ये जुमला किसी बर्छी के मानिंद उसके कलेजे में पेवस्त हो गया। अमीन ने उसके हवाले से परवेश शाह का जिक्र बड़े भोंडे अंदाज में किया था। एक शौहर को अपनी बीवी के बारे में ऐसे ख्यालात का इजहार नहीं करना चाहिए। इसे यकीन हो गया कि अमीन उसके किरदार पर शक कर रहा है और ये बात किसी भी शख्स के लिए इंतहाई अजियत का बायस होती है कि उसके किरदार को शुबह की नज़र से देखा जाए। फरजाना को यूं महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसकी बातनी समात ने एक छनाके की आवाज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सुनी थी। कोई भी इंसान जब अंदर से रेजा रेजा होता है तो वो या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और या फिर उसके पारा पारा अंदरून में एक बगावत, एक जिद या एक सरकशी जन्म लेती है। फरजाना पर भी ये जिद सवार हो गई कि कुछ भी हो वो परवेश शाह की एजेंसी वाली मुलाजमत नहीं छोड़ेगी। परवेश शाह नामी वो शख्स एक अजीब व गरीब कारोबार करता था। बुनियादी तौर पर वो एक धोखेबाज शख्स था जो मासूम, सादा लो और बेवकूफ़ लोगों को मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाकर लूटता था। इसका लूटना ऐसे मामूली अंदाज का था कि किसी को उसकी बदनीयती के बारे में पता नहीं चलता था। फरजाना भी नहीं जानती थी कि उसका बॉस कितना बड़ा फ्रॉडिया है। फ्रॉड और धोखाधड़ी का कारोबार करने वाले अफराद
عموماً بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہایت ہی محبت اور خوش اخلاقی کے ساتھ۔ وہ اپنے مصنوعی دوستانہ رویے سے لوگوں کو دل جیت لیتے ہیں، لوگ آسانی سے ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور یہیں سے ان کی کامیابی کا راز شروع ہو جاتا ہے۔ پرویز شاہ نے برائٹ فیوچر اسٹیٹ کے نام سے ایک ایجنسی قائم کر رکھی تھی، جس کا دفتر ناگن چورنگی کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر واقع تھا۔ اس دفتر میں صرف 3 افراد بیٹھتے تھے: پروپرائٹر پرویز شاہ، اس کی سیکرٹری نما ملازم فرزانہ اور آفس اسسٹنٹ فرید احمد۔ تین افراد کی 3 ٹیمیں فیلڈ میں کام کرتی تھیں، جسے پرویز شاہ مارکیٹنگ کا نام دیتا تھا، اور یہی اصل کام تھا۔ یہ 9 افراد، 3 لڑکے اور 6 لڑکیاں، گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کر انعامی پرچیاں فروخت کرتے اور لوگوں کو یہ حسین خواب دکھاتے کہ قرعہ اندازی میں ان کے قیمتی انعامات نکلیں گے۔ مذکورہ انعامات سلائی مشین سے شروع ہو کر 120 گز کے پلاٹ تک جاتے تھے۔ بہرحال، کسی نے کیا خوب کہا ہے: جب تک دنیا میں بے وقوف موجود ہیں، عقلمند بھوکا نہیں مر سکتا۔ اس رات دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ امین اس بات پر مصر تھا کہ فرزانہ جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے، اور فرزانہ کا اصرار تھا کہ وہ نوکری نہیں چھوڑے گی۔ امین کو چاہیے کہ وہ اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ محلہ چھوڑ دے، ناگن چورنگی نہ سہی، وہ کراچی کے کسی بھی حصے میں جا بسے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال، وہ رات بدمزگی میں دونوں نے اپنے اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح امین ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ فرزانہ نے بھی زیادہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی، اسے اپنے شوہر کی رات والی حرکت پر سخت غصہ تھا۔ امین کی طرف سے اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک پڑی سوتی رہی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی حال میں جاب نہیں چھوڑے گی، لہٰذا اپنے وقت پر تیار ہو کر وہ گھر سے نکل گئی۔ وہ حسب معمول جاب پر پہنچ بھی گئی، لیکن وہاں پہنچ کر اسے ایک ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا باس پرویز شاہ اور آفس اسسٹنٹ فرید احمد 10 بجے تک دفتر پہنچ جاتے تھے۔ فرزانہ کی آمد لگ بھگ 11 بجے ہوتی تھی۔ فیلڈ ورکرز کی تینوں ٹیمیں بھی صبح دفتر میں جمع ہو جاتیں اور ضروری میٹنگ کے بعد اپنے کام پر نکل جاتیں۔ اس نے دفتر میں قدم رکھا تو وہ دونوں موجود تھے، لیکن ان کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ فرزانہ ان کی برہمی کا سبب نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے اس کے سلام کا صحیح طور پر جواب بھی نہیں دیا تھا۔ فرزانہ نے فرید سے پوچھا: کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ چہرہ اترا ہوا نہیں بلکہ چڑھا ہوا ہے، فرید نے خفگی آمیز لہجے میں جواب دیا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ اس برہمی اور ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ سبب کے بارے میں شاہ جی بتائیں گے، فرید نے پرویز شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس دفتر کو پارٹیشن کی مدد سے 2 کمروں میں بدل دیا گیا تھا۔ عقبی کمرے میں پرویز شاہ بیٹھتا تھا اور بیرونی کمرہ دیگر اسٹاف کے استعمال میں تھا۔ پرویز شاہ فرزانہ کو اپنے ساتھ عقبی کمرے میں لے گیا۔ جب وہ بیٹھ چکی تو پرویز شاہ نے پوچھا: تم نے اپنے شوہر کا نام امین ہی بتایا تھا نا؟ اس کے لہجے سے خفگی جھلکتی تھی۔ ہاں، فرزانہ نے اس بات میں جواب دیا، اور پھر الجھن زدہ نظر سے اپنے باس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا: آپ میرے شوہر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ پرویز شاہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے تصدیقی لہجے میں استفسار کیا: کیا تمہارا شوہر امین کوئی نفسیاتی مریض ہے؟ فرزانہ کے جی میں تو آئی کہ فوراً کہہ دے ہاں، لیکن اس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور مصلحت آمیز لہجے میں بولی: سر، نفسیاتی مریض تو نہیں، البتہ امین غصے کا ذرا تیز ہے۔ میں اس سے زیادہ غصے والا ہوں، پرویز شاہ نے برہمی سے کہا۔ آج گھر جا کر اسے اچھی طرح یہ بات سمجھا دینا کہ آئندہ میرے آفس میں قدم نہ رکھے، ورنہ میں پہلی فرصت میں اس پاگل کے بچے کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اور تم، وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کو رکا اور پھر اپنی برہمی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا: اور تمہیں اگر نوکری نہیں کرنا تو ابھی اور اسی وقت جا سکتی ہو، مجھے اپنے دفتر کے لیے بہت لڑکیاں مل جائیں گی، آج کل ویسے بھی بے روزگاری عروج پر ہے۔ فرزانہ سمجھ گئی کہ امین نے وہاں آ کر کوئی بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ اس نے اپنی تسلی کی خاطر پرویز شاہ سے پوچھ لیا: سر، کیا امین یہاں آیا تھا؟ ہاں، آیا تھا، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے وہ کریک کہیں کا۔ میں نے تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ خاصی رعایت برتی ہے، ورنہ لوگوں کو جمع کر کے میں اس کی تشریف مبارک پر اتنے جوتے لگواتا کہ کئی دنوں تک اسے گھائل تشریف کے بل پر آرام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ فرزانہ کے پیہم اصرار پر
परवेश शाह ने इसे बताया कि अमीन ने वहां पहुंचकर बड़े जंगलीपन का मुजाहरा किया था। वो फरजाना के हवाले से परवेश शाह को उल्टी सीधी सुनाता रहा और मुतालबा किया कि वो फरजाना को नौकरी से निकाल दे। इसकी वजह से इनकी इज्जत खाक में मिल रही है। महल्ले वाले बड़ी पुरस्कार चेमगोइयां करते हैं, वगैरह वगैरह। उसने बड़े बाशिकाफ अल्फाज में परवेज को धमकी दी कि अगर आइंदा वो कभी भी फरजाना को अपनी गाड़ी में घर छोड़ने आया या इनके महल्ले में कहीं दिखाई दिया तो वो कोई लिहाज किए बगैर उसकी टांगें तोड़ देगा। इसके अलावा भी उसने परवेज शाह को मुत्तहिद संगीन और खतरनाक नताइज की धमकियां दी। 5-10 मिनट की इस हंगामा आराई के बाद वो पाँव पटकता हुआ दफ्तर से रुखसत हो गया। ये तफसील बयान करने के बाद परवेज शाह ने फरजाना से पूछा, तुम इतने बदतमीज शख्स के साथ कैसे गुजारा करती हो? क्या तुम्हें शादी के लिए कोई और नहीं मिला था? सर, आप फिक्र न करें, वो माजरत खाना लहजे में बोली। मैं अमीन को अच्छी तरह समझा दूंगी, आइंदा वो इस तरफ का रुख नहीं करेगा। मैं इसके नाशाइस्ता रवैये के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। परवेज शाह ने जहरीले लहजे में कहा, मैं टांगे तोड़ने की बात करते हुए इस कांगड़ी पहलवान की अपनी टांगें कपकपा रही थीं। मैंने इसकी सेहत की खामोश इल्तिजा को सुन लिया, वरना वो तुम्हारा पोस्ती एक हाथ की मार भी नहीं। पता नहीं वो किस बात पर इतना अकड़ रहा था, न जिस्म में जान और न हाथ पाँव में ताकत। इस कसम पुरसी पर भी वो उछल उछल कर मुझे धमकियां दे रहा था। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर अजीब से लहजे में उसने फरजाना से इस्तफसार किया, सच सच बताओ, तुमने क्या देखकर इस बड़े मियाँ से शादी की थी? सर, जाने भी दें, वो बात को रफे दफे करने की कोशिश करते हुए बोली। मैं अमीन को अच्छी तरह समझा दूंगी, आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे इस वाक़ये का सख्त अफसोस है। फरजाना जाने भी दें की बात कर रही थी, लेकिन परवेज शाह छोड़ने के मूड में नजर नहीं आता था। वो अपनी ही रो में बोलता चला गया, जब इस बुढ़े तोते ने यहाँ आकर तुम्हारे बारे में इस्तफसार किया तो मैं यही समझा कि वो तुम्हारा वालिद बुजुर्गवार है, लेकिन फिर इसने मुझे तुम्हारे साथ मंसूब करके उल्टी सीधी बकवास शुरू कर दी और अपनी शौहरियत का ढंढोरा पीटने लगा। तो मुझे पता चला कि इस वक्त किस मखलूक के रूबरू हूँ। बहरहाल वो थोड़ी देर को रुका और फिर अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, तुम्हारे शौहर को देखकर मुझे तुम्हारी बदकिस्मती पर बहुत दुख हुआ है। पता नहीं तुमने किस मजबूरी के तहत में हाँफते कांपते जर्द पत्तों वाले पेड़ के साए में पनाह ली है। मुझे तुम्हारे निजी मामला से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक नुक्ते को ज़हन नशीन कर लो। वो लम्हाती तवक्कुफ के दौरान में मेज़ पर रखी हुई अशिया को इज़्तिरारी अंदाज में इधर उधर करता रहा, फिर गहरी संजीदगी से बोला, मैं इस बेहुदा शख्स को दोबारा यहाँ देखना नहीं चाहता। अगर आइंदा दफ्तर में मुझे उसकी शक्ल नजर आई तो मैं सोचे समझे बगैर उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर मुझसे कोई शिकवा न करना। तुम दोनों के दरमियान जिस भी नौइयत के घरेलू इख्तिलाफात पाए जाते हैं, इन्हें अपनी ही ज़ात तक महदूद रखो। अगर तुम्हें मेरी ये शराइत मंजूर हैं तो ठीक है, वरना मैं अपने लिए किसी और सेक्रेटरी का बंदोबस्त कर लेता हूँ। तुम अपने शौहर को संभाल लोगी या किसी नई जगह नौकरी करोगी, ये तुम्हारा मसला है। फरजाना नौकरी न छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। अमीन ने आज यहाँ आकर जिस बेहूदगी का मुजाहरा किया था, इसके बाद तो उसकी नौकरी करने की जिद और भी पक्की हो गई। वो चंद लम्हात तक खामोश बैठी अपने हालात पर गौर करती रही। फिर निहायती ठहरे हुए लहजे में उसने परवेज शाह से कहा, सर, आज यहाँ जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए एक मरतबा फिर आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मेरा शौहर आइंदा यहाँ नहीं आएगा। मैं घर जाकर उसे अच्छी तरह समझा दूंगी और ये कि मैं जिस तरह जॉब पर आ रही हूँ ऐसे ही आती रहूंगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, परवेज शाह ने सरसरी अंदाज में कहा। इस तरह ये तल्ख मौजू लपेटकर एक तरफ रख दिया गया। इस रात फरजाना ने अपने शौहर से शदीद झगड़ा किया। इनके दरमियान अच्छी खासी गाली गलौच भी हुई। नौबत हाथापाई तक भी पहुंच जाती अगर अमीन जरा हिम्मत से काम लेता तो, लेकिन इसे अपनी बाशिकाफ नातवानी का पूरी तरह एहसास था। वो ऐसी गलती करके अपनी हड्डियों को सुपुर्द अजाब नहीं करना चाहता था। इस बात के इम्कानात थे कि फरजाना बाकायदा इससे धींगा मुश्ती तो न करती, लेकिन अगर वो गुस्से में 2-4 हाथ भी छोड़ देती तो अमीन को लेने के देने पड़ जाते। वो 1-2 झापड़ से ज़्यादा का नहीं था, लिहाजा अपनी औकात को देखते हुए इस सिलसिले में इसने बहुत एहतियात बरती और ज़बानी जोश व खरोश से काम चलाता रहा। वो चीख चिल्लाकर फरजाना से इस बात पर इसरार कर रहा था कि वो पहली फुर्सत में नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए, वरना वो इसे और परवेज शाह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसकी इस गीदड़ भभकी से फरजाना जरा भी मुतासिर न हुई और उसने तुर्की ब तुर्की कह दिया,
वो इसे और परवेज शाह को तो जिंदा छोड़ेगा या नहीं। अलबत्ता ये बात तय है कि अगर आइंदा उसने परवेज शाह के दफ्तर में कदम रखा तो वो ज़रूर इसे थाने में बंद करा देगा। फरजाना ने एक खुली हकीकत बयान की थी, लेकिन ये बात अमीन को बहुत ज़ोर की लगी। वो बिलबिला उठा और शदीद गुस्से के आलम में औल फौल बकने लगा। वो चीख चीख कर फरजाना को बुरा भला कहने लगा। जोर सारा इस बात पर था कि वो अपने शौहर के मुकाबले में एक नामहरम परवेज शाह की हिमायत में क्यों बोल रही थी। फरजाना की हकीकत गोई से अमीन की शौहराना अना को बड़ी जालिमाना ठेस लगी थी। उसकी कुसीली और लाइनी हरकत को देखकर यही महसूस होता था कि अचानक उसके बदन में पतंगे लग गए होंगे। इन दोनों के दरमियान इस रात जो चीखमदाड़ हुई वो ऑन एयर अड़ोस पड़ोस तक भी पहुंची, जिसे उन्होंने एंजॉय किया। इस कुसीली बहसो तकरार तक महदूद गर्म जंग का इख्तिताम इन कलामात पर हुआ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ फरजाना, अमीन ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, तुम कल से नौकरी पर नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, वो सरकश लहजे में बोली। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और कौन हूँ? वो हाँफती हुई आवाज में बोला। शौहर तो बीवी के लिए एक सायादार दरख्त के मानिंद होता है, वो दुखी लहजे में बोली, एक मजबूत छतरी की तरह। इसे मौसम के सर्दो गर्म खुश्को नम से बचाता है, हर हवाले से उसकी हिफाजत करता है, इसे आरामो आसाइश पहुंचाता है। लेकिन तुमने क्या किया है? मुझे कुछ देने की तो तुम्हें कभी कोई तौफीक हुई नहीं, उल्टा मेरी किरदार कुशी पर कमर बस्ता हो। जरा गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम शौहर कहलाने के लायक हो? तुम मुझे गाली दे रही हो। वो नाच उठा। और तुम तो अब तक मुझ पर फूल बरसा रहे हो, वो तंजिया लहजे में बोली। तुम्हें कुछ एहसास भी है इस गुलबारी ने मेरे पिंदार को कितनी बुरी तरह जख्मी किया है? अमीन शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई पर डटा रहा और फरजाना को खतरनाक नताइज की धमकियां देता रहा। बिलाखिर उसने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। सनसनाते हुए लहजे में उसने फरजाना से कहा, अगर तुम अपनी जिद से बाज ना आई तो मुझे खुद ही कोई बंदोबस्त करना होगा। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि इसमें उठते बैठते नोक झोंक होती रहती है, और जहाँ मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत होती है वहाँ भी ये सिलसिला मौजूद नज़र आता है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। ये मुमकिन नहीं है कि एक मर्द और एक औरत मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हों और उनके दरमियान बहस व तकरार ना हो। बाज़ माहिरीन तो मियाँ बीवी के बीच होने वाली इस तू मैं में को पुरमसरत और खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी का सबूत करार देते हैं। इस किस्म के इख्तिलाफात और इस नौइयत की बहस व तकरार की उम्र निहायत ही मुख्तसर होती है। रात गई बात गई के मुस्ताक सुबह तक सब ठीक हो जाता है। इनकी ज़िंदगी में भी सुबह आई, लेकिन कुछ भी ठीक न हो सका। शायद इसकी वजह यह थी कि वो मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। दूसरे दिन दोनों का मुंह फूला हुआ था। वो अपने अपने वक्त पर अपनी अपनी नौकरी पर चले गए। वो दिन इसी सर्दमेरी और तनाव किसी कैफियत में गुजर गया। रात को वो कलाम किए बगैर अपने अपने बिस्तर में दुबक्कत सो रहे। दोनों अपनी अपनी जगह पर डटे रहे। इससे अगले रोज की सुबह भी गुज़िश्ता से पेवस्ता साबित हुई, लेकिन इस दिन का इख्तिताम बड़ा ही हौलनाक था। अमीन अपने मामूल के मुताबिक काफी पहले घर पहुंच गया था। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था, धूप नापैद हो चुकी थी, लेकिन रात की तारीकी ने अभी तक अपने पर नहीं फैलाए थे। घर पहुंचते ही वो सीधा वॉशरूम में घुस गया। फिर वॉशरूम के अंदर से उसके नहाने की आवाज उभरने लगी। फरजाना को उसकी इस खिलाफ मामूल हरकत पर शदीद हैरत हुई, क्योंकि अमीन नहाने के मामले में खासा चोर साबित हुआ था, और ख़ासतौर पर शाम या रात के वक्त नहाते हुए तो इसकी जान जाती थी। इसके फरार नुमा इनकार से यूं जाहिर होता था जैसे वो गोश्त पोश का नहीं, बल्कि कागज़ का इंसान हो जो ज़रा सा भीगने पर भी फुस हो जाएगा। वो उमूमन हफ्ते में एक दिन छुट्टी के रोज़ दोपहर के वक्त नहा लिया करता था। फरजाना ने अपनी हैरत भरी उलझन का इजहार नहीं किया, ताहम वो दिल ही दिल में ये सोचती रही कि इस बिगड़े हुए अल्लाह के बंदे को सरे शाम गुस्ल की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। उसने ये भी सोचा कि अगर वॉशरूम से बाहर आने के बाद अमीन ने खुद से कोई बात की तो वो इससे अपनी इस उलझन का सबब ज़रूर दरियाफ्त करेगी, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। अमीन अभी फारिग होकर वॉशरूम से निकला भी नहीं था कि इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। फरजाना लपक कर दरवाजे पर पहुंची। फिर जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसका दिल धक से रह गया। सामने पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले उसकी इजाज़त हासिल किए बगैर घर में घुस आए और थोड़ी सी कोशिश के बाद उन्होंने अमीन को गिरफ्तार कर लिया। फरजाना के इस्तफसार पर उसे बताया गया कि अमीन को परवेज शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसने तफसील जानना चाही तो इसे थाने आने को कहा गया।
वो थाने में कदम नहीं रखना चाहती थी। इंक्वायरी ऑफिसर एएसआई शमशाद अली बाकिए ने इसे पुलिस की तरफ से खासा मुंतशिर कर दिया था, लेकिन अमीन के हवाले से इस पर ऐसा वक्त आन पड़ा था कि वो मजबूर हो गई। इसे हालात से आगाही हासिल करने के लिए थाने जाना पड़ा। वहां जाकर इसे कोई खास बात मालूम न हो सकी। पुलिस वालों ने इसे अपने शौहर से मिलने तक नहीं दिया। बस इसे यही बताया गया कि अमीन को ब्राइट फ्यूचर एस्टेट के मालिक परवेज शाह के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और इसे मजीद कुछ मालूम करना हो तो अदालत से रिजू करे। फरजाना का कभी थाने कचहरी से वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। अगले रोज वो अदालत पहुंची और अदालती कार्रवाई को भी देखा, लेकिन परेशानी के बायस कुछ भी उसकी समझ में न आ सका। वो महज इतना जान पाई कि पुलिस ने उसके अहमक और गुस्सीले शौहर को अदालत में पेश करके 7 रोज का रिमांड हासिल कर लिया था। जब पुलिस वाले इसे अपने साथ लेकर जा रहे थे तो चंद लम्हात के लिए अमीन ने इससे बात करने का मौका निकाल लिया। घबराहट के इन्हीं लम्हात में अमीन ने इसे कहा था कि वो इसके सिलसिले में फौरी तौर पर मुझसे आकर मिले। अमीन ने इसे मेरे विजिटिंग कार्ड के बारे में भी बताया था कि वो इसने अपने सामान में कहाँ रखा हुआ है, और अब यही परेशान हाल खूबसूरत फरजाना मेरे सामने बैठी हुई थी। बावजूद इस रोज मैं अमीन से मुलाकात के लिए मुतल्लिका थाने न जा सका। मगरिब के बाद पेदर पे ऐसी मसरूफियात सामने आईं कि मुझे एक लम्हे के लिए भी सर खुजाने की फुर्सत न मिल सकी, और दफ्तर से फारिग होते ही मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। फिर जब मैं अपने घर से चंद गज के फासले पर था तो मुझे याद आया कि मैंने दफ्तर से उठने के बाद सीधा थाने जाना था और अमीन से मुलाकात करके ज़रूरी मालूमात हासिल करना थी। बहरहाल अब कुछ नहीं हो सकता था, लिहाजा मैंने इस काम को कल के लिए रख छोड़ा और घर पहुंच गया। आइंदा रोज मैं अदालती मसरूफियात से फारिग होने के बाद अपने दफ्तर पहुंचा तो इंतजारगाह में फरजाना को बैठे देखकर चौंक उठा। मैंने कल इसे अपने दफ्तर से रुखसत होते वक्त ये वादा किया था कि उसके शौहर से जरूर मुलाकात करूंगा। इसी वादे के तनाजुर में इसे देखते ही मुझे नदामत का एहसास हुआ, क्योंकि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका था। फौरी तलाफी के लिए मैंने सबसे पहले फरजाना ही को अपने चैम्बर में बुला लिया। वैसे भी इस वक्त मेरे दफ्तर की इंतजारगाह में ज्यादा रश नहीं था। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, बेग साहब, कल रात आप अमीन से मिलने थाने नहीं पहुंचे? मैंने वादा खिलाफी पर शर्मिंदगी का इजहार किया और उसे यकीन दिलाते हुए कहा, आप फिक्र न करें, आज मैं खास वक्त निकालकर उससे जरूर मुलाकात करूंगा। पिछली मुलाकात में मैं फरसाना के लिए आपसे तुम पर उतर आया था ताकि वो ज्यादा सहूलत के साथ अपना मुद्दा बयान कर सके, और मेरा यह हरबा खासा कामयाब रहा था, और अब मैंने इसे दोबारा आपसे मुखातिब करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी विपता सुनाने के बाद मेरे दर्जन भर सवालात के बड़े तसल्लीबख्श जवाबात दिए थे, और इन्हीं बयानात की रोशनी में मैंने ये केस अपने हाथ में लेने का फैसला किया था। मैंने फरजाना से 2-4 निजी नौयत के सवालात भी किए थे, जिनका लुब्बे लुबाब ये था कि वो कौन से मजबूर लम्हात थे जिनके जोर पर उसने अमीन से शादी करने का फैसला किया था, और ये कि उसकी हजार नालायकी और नामाकूलियत के बावजूद भी वो इसके लिए इस कदर परेशान क्यों थी। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि उसने मुझे टाल दिया था। वो अपनी जिंदगी के इस पहलू को ज़ेर बहस लाने के लिए तैयार नजर न आई, तो मैंने भी ज्यादा इसरार न किया और ये सोचकर खामोश हो गया कि बाद में किसी मौके पर उसका मुंह खुशगवार देखते हुए मैं इसे इस हवाले से टटोलूंगा। मैंने इन दोनों को बड़ी वजाहत से देखा और बड़ी तवज्जो से सुना था। इनमें मुझे कोई तालमेल दिखाई न दिया। वो बिलाशुबा एक बेजोड़ जोड़ा था। साहब, मैं रोज रोज थाने जाकर अमीन से नहीं मिल सकती। मुझे पुलिस वालों से बड़ी वहशत होती है। वो बड़ी बुरी नजरों से बहुत दूर तक घूरते हुए महसूस होते हैं। आप अमीन से मुलाकात करके सूरत हाल का जायजा ले लें तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही घबराई हुई हैं। इस तरह खौफजदा होना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं चंद लम्हात के लिए रुका और फिर ठहरे हुए लहजे में इजाफा करते हुए कहा, आप बाहर जाकर वेटिंग रूम में बैठें। मैं अपने 2-3 क्लाइंट्स को फारिग करके अभी आपके साथ थाने चलता हूँ। वो मेरे इन तशफ़ी आमेज़ कलामात से खासी मुतमईन नजर आने लगी। वो उठकर खड़ी हुई और मेरी हिदायत पर अमल करते हुए चैम्बर से निकल गई। मैंने अपनी सेक्रेटरी से इंटरकॉम पर राब्ता करके दरियाफ्त किया कि आज के लिए कितने अपॉइंटमेंट हैं। उसने बताया कि सर 3 अफराद तो विजिटिंग लॉबी में बैठे हुए हैं।
وہ انہی کلائنٹس کا ذکر کر رہی تھی جنہیں میں انتظار گاہ میں بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ ان کے علاوہ باقاعدہ اپائنٹمنٹ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ سر 6 بجے سے پہلے آپ کا باقاعدہ اپائنٹمنٹ کوئی نہیں، سیکرٹری نے جواب دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں باری باری میرے پاس بھیج دو۔ 6 بجنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ میں نے لگ بھگ آدھے گھنٹے میں ان 3 ملاقاتیوں کو نمٹا دیا، پھر فرزانہ کے ساتھ اپنے دفتر سے نکل آیا۔ سیکرٹری کو میں نے بتا دیا کہ واپسی میں مجھے کم و بیش 1 گھنٹہ لگ جائے گا اور یہ کہ میں 6 بجے سے پہلے دفتر پہنچ جاؤں گا۔ اس دوران اگر مجھ سے ملنے کوئی آ جائے تو وہ بٹھا لے۔ سیکرٹری نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا تو میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ امین سے میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ملاقات کی۔ میں نے اپنی کوشش کے ذریعے اس کے اندر سے جو تفصیلات اور مفید معلومات باہر نکالیں، ان کی روشنی میں میں نے اس کیس کے پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان تمام تر باتوں کو یہاں دہرا کر میں آپ کے قیمتی وقت اور محدود صفحات کو ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ عدالتی کارروائی کے دوران یہ اہم نکات مناسب مواقع پر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا۔ جج اس روز ذرا دیر سے عدالت پہنچا تھا، لہذا کارروائی بھی کچھ تاخیر ہی سے شروع ہوئی۔ میں نے ملزم امین کی درخواست ضمانت جج کے سامنے پیش کر دی۔ اس درخواست کے ساتھ ہی میرا وکالت نامہ بھی تھا۔ میں نے گزشتہ ملاقات میں امین سے اس وکالت نامے پر دستخط لے لیے تھے۔ اس دستاویز کی روح سے میں اس کا وکیل تھا اور وہ میرا موکل۔ وکیل استغاثہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب عالی، یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 کا کیس ہے۔ ملزم نہایت ہی خطرناک شخص ہے، لہذا اس کی درخواست ضمانت کو منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میں نے ترقی بترقی کہا، جناب عالی، وکیل استغاثہ میرے سادہ دل موکل کے ساتھ بڑی زیادتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے میرے موکل کو موصوف کس بنا پر انتہائی خطرناک شخص قرار دے رہے ہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، امین نامی اس شخص پر قتل کا الزام ہے۔ کیا قتل جیسا فعل خطرناکی کے اعتبار سے کسی بھی طور کم ہو سکتا ہے؟ میں نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے آپ میری ایک حیرانی تو دور فرمائیں۔ میں لمحے بھر کو رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی بات کے آغاز میں ہاتھ کے ساتھ کنگن اور آرسی لکھنے پڑھنے کے ساتھ فارسی کا ذکر کیا ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں نہ تو کنگن اور آرسی نظر آ رہا ہے اور نہ ہی زبان پر فارسی سننے کو مل رہی ہے۔ یہ کیا معمہ ہے میرے فاضل دوست؟ میں نے محض اسے تپانے کے لیے اس قسم کا استفسار کیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ میرے استفسار کے مقصد کو حاضرین عدالت میں سے بہت سو نے بعین سمجھ لیا، چنانچہ مذاق خیز انداز میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ وکیل استغاثہ کو قدرے خفت اٹھانا پڑی۔ اس نے کھنکار کر لوگوں کو خاموش رہنے کی اشارتی تلقین کی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ماندانہ انداز میں بولا، یہ معمہ نہیں، محاورہ ہے۔ اوہ آئی سی، میں نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، تو آپ اس محاورے کے زور پر میرے موکل کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں سانس لینے کو رکا، پھر خاصے کڑوے لہجے میں وکیل استغاثہ سے پوچھا، کیا آپ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پیشتر ہی میرے موکل پر عائد کردہ الزامات کو ثابت کر چکے ہیں جو اتنے دھڑلے سے اسے مجرم گردان رہے ہیں، اسے خطرناک قاتل قرار دے رہے ہیں؟ وہ بوکھلا گیا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اس نے کہا، یہ عدالت اسی لیے تو لگی ہے کہ ملزم کو مجرم ثابت کیا جائے۔ The point is to be noted۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ واشگاف الفاظ میں عدالت کی ایک نئی تعریف سامنے لا رہے ہیں۔ آج تک تو یہی سنا، پڑھا اور بتایا گیا تھا کہ عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جہاں جج ایک غیر جانبدار منصف کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن میرے فاضل دوست نے جس قسم کی موشگافی فرمائی ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملزم عدالت میں پیش ہو تو اسے ہر صورت میں اس پر عائد کردہ الزام کے تحت سزا ضرور سنائی جائے گی، چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر واقعی ایسا ہونے لگا جیسا وکیل استغاثہ نے بیان کیا ہے تو کوئی بھی ملزم عدالت کا رخ کرنے کی بجائے مرنے مارنے کی حکمت عملی کو ترجیح دے گا۔ وہ کورٹ میں ہرگز قدم نہیں رکھے گا، کیونکہ وہاں سے تو سزا سنا کر اسے سیدھا جیل بھجوا دیا جائے گا۔ وہ حتی الامکان یہی کوشش کرے گا کہ قانون کے جو رکھوالے
उसे अदालत तक पहुंचाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं, वो बबांगे दुहल इनसे टकरा जाएगा, या तो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाकर फरार होने की कोशिश करेगा और या फिर इनसे कोई शदीद नुकसान उठा लेगा। मैं अभी वकील इस्तगासा का सबर जवाब दे गया। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, जनाबे आली, इसने जज को मुखातिब करते हुए कहा। वकील सफाई एक मकामी डाइजेस्ट में अपने केसेस की रुदात कहानी के अंदाज में लिखते हैं और कहानियां लिखते लिखते ये अदालत को भी कोई ड्रामा हाउस समझने लगे हैं। बात का बतंगड़ बनाना और राय को पहाड़ में बदलना इनका महबूब मशगला है। मैंने तो महज मुल्जिम पर आयद संगीन और ख़तरनाक इल्ज़ाम का हवाला दिया था और मेरे फाजिल दोस्त किसी इलास्टिक की मानिंद बात को खींचकर कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। वो लम्हे भर को अपना हौसला जमा करने के लिए रुका और फिर असल बात की तरफ आते हुए बोला, मैं तो मोअज़्ज़िज़ अदालत को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मुल्जिम को जमानत पर रिहा करना इंसाफ के तकाज़ों और कानून के मुनाफी होगा। चाहे वक़ुआ से ऐसे शवाहिद मिले हैं जो मुल्जिम को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी होंगे, मैं वो तमाम हक़ाइक़ मुनासिब मौके पर अदालत के सामने लाऊंगा। ठहरे हुए लहजे में कहा, जनाबे आली, मुझे वकील इस्तगासा की दो बातों पर सख्त एतराज़ है। वकील इस्तगासा ने मेरे इस इजहार पर बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखा। मैंने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए पुरअसरार अंदाज में कहा, नंबर 1, मैं अपने केसेस की रुदात को कहानी के रंग में नहीं लिखता। कलम मेरा मैदान नहीं और ये मेरे बस का काम नहीं। ये काम किसी और शख्स के ज़िम्मे है। लिहाजा ये कहना कि मैं कहानियाँ लिखते लिखते कोई कहानीकार बन गया हूँ बिल्कुल गलत होगा। नंबर 2, मेरे फाजिल दोस्त ने राई से पहाड़ और बात का बतंगड़ बनाने के हवाले से ढके छुपे अल्फाज में मुझे मुबालगा गो कहने की कोशिश की है, जो कि इखलाकी उसूल के मुनाफी है। और जहाँ तक ड्रामा हाउस का ताल्लुक है, तो बहुत पहले विलियम शेक्सपियर कह गया था कि ये दुनिया एक स्टेज है और इस दुनिया में आने वाला हर शख्स एक किरदार है जो एक मखसूस स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने हिस्से का रोल अदा करता है और चला जाता है। इसी रोशनी में मैं ये कहूँगा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो इस्तगासा तैयार किया गया है वो एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। इसीलिए एक मुल्जिम को बढ़ चढ़कर मुजरिम गिरदारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब तक किसी मुल्जिम का जुर्म साबित न हो जाए उसे मुजरिम नहीं कहा जा सकता। जज हमारी इस बाहमी बहस तकरार से मकदर नजर आने लगा। उसने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए कहा, आप आपस में उलझने की बजाय अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं तो अच्छा है, और ये कि जब तक मुल्जिम अमीन पर आयद इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता उसे मुजरिम कहने से इज्तनाब बरता जाए। वकील इस्तगासा ने कुछ बोलने की बजाय उस बात में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, जनाबे आली, मेरा मुवक्किल बेकसूर है। इसे एक सोची समझी साजिश के तहत इस केस में मुलविस किया गया है। इसकी गिरफ्तारी सरासर बदनीयती पर मबनी है। लिहाजा मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा करूँगा कि मुल्जिम की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया जाए। कत्ले अमद के केस में मुल्जिम की ज़मानत आसानी से नहीं होती। इस हकीकत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। ताहम मेरा ये सारा जोर इस ज़ेल में था कि अगर मैं अपने मुवक्किल की ज़मानत ना भी करवा सकूं तो कम से कम इस्तगासा पर दबाव ज़रूर कायम हो जाए। वकील इस्तगासा ने ज़मानत की मुखालफत में दलाइल देते हुए कहा, जनाबे आली, इस्तगासा के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो मुल्जिम की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी और मुहर्रिक के जुर्म को साबित करते हैं। लिहाजा मुल्जिम की ज़मानत पर रिहाई आइंदा अदालती कार्रवाई में रुकावट पैदा कर सकती है। चुनांचे मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि अदालत की बाकायदा कार्रवाई के लिए तारीख देकर मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। इसके बाद हम दोनों अपने अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल देते रहे। जज ने पूरी तवज्जो से हमारी वज़ाहतें सुनी और मुल्जिम की ज़मानत की दरख्वास्त को मनसूख करते हुए आइंदा पेशी के लिए 10 रोज़ बाद की तारीख दे दी। इसके साथ ही उसने अदालत को बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। 10 रोज़ की ये मुद्दत फैल कर 2 माह तक दराज हो गई। इस दौरान मुख्तलिफ किस्म की अदालती खानापुरियाँ होती रहीं। इन कार्रवाइयों की तफसील बयान करना आपको बोर करने के मुतरादिफ होगा और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं आपको बराह रास्त अदालत की बाकायदा कार्रवाई की तरफ ले चलता हूँ और इससे पहले चंद ज़रूरी रिपोर्ट्स का जिक्र करना नहीं भूलूंगा। इस्तगासा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम मकतूल से शदीद नफरत करता था और 1-2 मौक़े पर उसे कत्ल की धमकियाँ भी दे चुका था।
इसे शक था कि मकतूल उसकी बीवी के करीब होने की कोशिश कर रहा है। वो वकुआ से चंद रोज कबल मकतूल के दफ्तर पहुंचा और उसे संगीन नताइज की धमकियां देकर चला आया। उसने घर में अपनी बीवी से झगड़ा करते हुए भी इस ख्याल का इजहार किया कि अगर मकतूल और उसकी बीवी ने अपनी रविश न बदली तो फिर वो कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तगाज़े के मुताबिक बकुआ के रोज़ मुलजिम को जाए वारदात से अफरा तफरी के आलम में फरार होते हुए देखा गया था, बल्कि मकतूल की बीवी इस बात की गवाह थी कि मुलजिम बकुआ से चंद मिनट पहले उसके शौहर से मिलने घर पर आया था। मकतूल की बीवी शाइस्ता बेगम के मुताबिक वो मुलजिम को ड्राइंग रूम में बिठाकर मकतूल के पास छोड़कर खुद घर के एक दूसरे कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर के बाद जब वो किसी ज़रूरी काम से ड्राइंग रूम की तरफ गई तो उसने वहां एक वहशतनाक मंजर देखा। मकतूल परवेज शाह ड्राइंग रूम के फर्श पर अपने ही खून में लथपथ पड़ा था और मुलजिम कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो बेसाख्ता बाहर की जानिब दौड़ी और इस वक्त उसने मुलजिम को बंगले के गेट से निकलकर फरार होते हुए देखा। वो लपक कर गेट से बाहर निकली और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। बाद अज़ां इस वाक़े के बारे में पुलिस को इत्तला दे दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल परवेज शाह की मौत 6 अप्रैल की सेपहर 3 और 5 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मकतूल को .32 कैलिबर के रिवाल्वर से हलाक किया गया था। मज़कूरा रिवाल्वर से निकलने वाली 2 मोहलिक गोलियों ने मकतूल के दिल में जगह बनाई और उसे अबती नींद सुला दिया। इस रिपोर्ट में एक नुक्ते पर खास जोर दिया गया था और वो ये कि मकतूल को बराह रास्त फायरिंग का निशाना नहीं बनाया गया था। अलावा अज़ीं ये भी दर्ज था कि इंतहाई करीब से इसे शूट किया गया था। आला कत्ल जाए वारदात से बरामद कर लिया गया था। बराह रास्त फायरिंग का निशाना न बनाने की वजाहत पुलिस चालान में मौजूद थी। जाए वारदात पर से वो कुशन भी मिल गया था जिसे मकतूल के सीने पर रखकर फायरिंग की गई थी। यकीनन ये तरीका अपनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि फायरिंग की आवाज़ पैदा न हो। घायल कुशन में एक बड़ा सा सुराख बन गया था जिससे पता चलता था कि रिवॉल्वर के बैरल का एक ही मकाम पर रखकर 2 मरतबा ट्रिगर को दबाया गया था। इसके अलावा भी छोटी मोटी कई बातें थीं जिनमें से ज़रूरी और अहम का जिक्र मुनासिब मौके पर किया जाएगा। अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने मेरी हिदायत के मुताबिक सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस तगाज़ा के गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने जज से दरख्वास्त की कि मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद बातें करना चाहता हूँ। जज ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। किसी भी केस का इंक्वायरी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत के कमरे में मौजूद होता है। जज के हुक्म पर मज़कूरा इंक्वायरी ऑफिसर गवाहों वाले कटहरे में आकर खड़ा हो गया। इंक्वायरी ऑफिसर एक सब इंस्पेक्टर था। इस तगाज़े की जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी उसमें तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी को बड़ा चढ़ाकर बयान किया गया था। मैं गवाहों वाले कटहरे के नज़दीक आया और इंक्वायरी ऑफिसर की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? सादिक अली, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। क्या आपको अपने नाम के मायने मालूम है? मैंने इस्तफसार किया। सादिक अली एक अच्छा नाम है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसलिए इसके मायने भी अच्छे ही होंगे। जाहिर है वालिदैन सोच समझ कर ही अपने बच्चों के नाम रखते हैं। सादिक अली साहब, आपकी वजाहत मेरे सवाल का जवाब नहीं। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद कहा, सादिक अली के लफ्ज़ी मायने हैं शेर खुदा सच्चे हैं। वालिदैन अपनी औलाद का नाम मुंतखब करते वक्त अपने दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि इनका बच्चा या बच्ची इसमें बामुसम्मा साबित हो। क्या आप भी अपने कौलो फ़ेल और कारकर्दगी में खरे और सच्चे वाक़े हुए हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप नामों की ये बहस क्यों छेड़ बैठे हैं। वो उकताए हुए लहजे में बोला, इस सवाल और जवाब का ज़ेर समाअत के से क्या ताल्लुक़ है? वकील इस तकाज़ा को झंडा गाड़ने का मौका मिल गया। जल्दी से बोला, इंक्वायरी ऑफिसर साहब, ये अपने बेग साहब इस किस्म की गैर मुतालिक जिरह के लिए खासे मशहूर हैं। अभी तो देखिए आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जज ने गहरी संजीदगी से मुझे मुखातिब किया और कहा, बेग साहब, आप आईओ से सिर्फ वो सवाल करें जिसका परवेज मर्डर केस से ताल्लुक़ बनता हो। ओके योर ऑनर। मैंने ताज़ीमी अंदाज में गर्दन को खम किया और आईओ की जानिब मुतवज्जा हो गया। आईओ साहब, आपको इस वाक़े की इत्तला कब दी गई? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। थाने के रोज़नामचे के मुताबिक बकुआ के रोज़ 4 बजे से पहर इस कत्ल की इत्तला दी गई थी, उसने जवाब दिया। इत्तला किसने फराहम की और किस ज़रिए से? मकतूल की बेवा शाइस्ता बेगम ने फ़ोन करके हमें बताया था कि किसी ने उसके शौहर को कत्ल कर दिया है।
इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया। पुलिस कितने बजे जाए वकुआ पर पहुंची थी? लगभग 4:30 बजे। मुलजिम को कितने बजे और कहां से गिरफ्तार किया गया? शाम 6:30 बजे उसके घर वाक़े न्यू कराची से हमने उसे गिरफ्तार किया था। आपने किसकी निशानदही पर मुलजिम को गिरफ्तार किया था? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने वज़ाहत करते हुए कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मकतूल परवेज़ शाह के कत्ल के सिलसिले में मेरे मुवक्किल ही को क्यों गिरफ्तार किया? क्या किसी शख्स ने ख़ास तौर पर इस जानिब इशारा किया था या आप कोई पुरअसरार किस्म का उलूम जानते हैं? तफ्तीशी अफसर ने एक गहरी सांस खारिज की और बताया, मकतूल के बंगले पर इस वक्त एक दराज़-कामत शख्स भी मौजूद था। मकतूल की बेवा शाइस्ता बेगम, चूँकि मुलजिम को शक्ल से जानती थी, इस वाक़े से थोड़ी देर पहले वो इसके शौहर से मिलने आया था और शाइस्ता इसे अपने मकतूल शौहर के साथ ड्राइंग रूम में छोड़कर बंगले के एक अंदरूनी कमरे की तरफ चली गई थी। वो सांस लेने की खातिर रुका और फिर सिलसिला कलाम को जोड़ते हुए बताने लगा। जब मकतूल की बेवा ने मुलजिम का हुलिया तफसील से बयान किया तो दराज कामत शख्स ने फ़ौरन उसे शनाख्त कर लिया। इसी दराज कामत शख्स की निशानदही पर हमने मुलजिम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आपकी वजाहत से ये साबित हो रहा है कि मज़कूरा दराज कामत शख्स मुलजिम को अच्छी तरह से जानता है। मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। जी हाँ, इसमें क्या शक है? वह हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को इस शख्स का नाम बताना पसंद फरमाएंगे? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। आपने यकीनन इस शख्स का बयान भी कलमबंद किया होगा। जी हाँ, तफ्तीशी अफसर ने इस्बात में सर हिलाया और बोला, मैंने न सिर्फ इस शख्स का बयान लिया था बल्कि वो इस तगासा के अहम गवाहों में भी शामिल है और इस दराज कामत शख्स का नाम है फरीद अहमद। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या ये साहब वो फरीद अहमद तो नहीं जो मकतूल के स्टाफ में शामिल है और उसकी ड्यूटी इधर नागन चौरंगी वाले दफ्तर में होती है? जी जी हाँ, वो बड़ी सूरत से बोला। मैं इसी फरीद अहमद की बात कर रहा हूँ। मैंने इस तगासा के गवाहों की फहरिस्त पर एक सरसरी सी निगाह डाली और इस्बात में सर हिलाते हुए दोबारा तफ्तीशी अफसर की जानिब मुतवज्जा हो गया। आइयो साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और आपके पेश करदा चालान की रोशनी में ये बात सामने आई है कि मकतूल के सीने पर कुशन रखने के बाद फायरिंग करके इसे मौत के घाट उतारा गया। माशाल्लाह, आपने मज़कूरा सुराखदार कुशन और आला कत्ल जाए वारदात से बरामद कर लिया था। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये दोनों चीज़ें कहाँ पड़ी हुई मिली थीं? वो एक लम्हा सोचने के बाद गोया हुआ। सोफे का कुशन तो मकतूल के लाश की पास ही पड़ा हुआ मिला था। इसका सुराख बताता था कि वो सिंगल फायर का नतीजा नहीं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक तो करती है। मकतूल के जिस्म में से 32 बोर की 2 गोलियां बरामद हुई हैं और आलाए कत्ल। वो जुमला अधूरा छोड़कर इस मेज़ की जानिब बढ़ा जहां इस वारदात में इस्तेमाल होने वाला रिवॉल्वर सेलोफीन बैग में महफूज था। इसने वो बैग उठाया और मुझे दिखाते हुए बोला, ये है वो आलाए कत्ल जो हमें जाए वकुआ पर पड़ा मिला था। आपने पूछा है कि जाए वकुआ पर किस जगह, तो इस सवाल का जवाब यह है कि पर्दों के अक़ब में ड्राइंग रूम की एक दीवार के साथ तरतीब से सोफ़ा सेट रखा हुआ है। सोफ़ा सेट के पीछे पर्दा लटका हुआ है। इसी पर्दे के पीछे ये रिवॉल्वर पड़ा मिला था और आपके ख्याल बल्कि तहकीक और तफ्तीश की रोशनी में आलाए कत्ल को मेरे मुवक्किल ने इस पर्दे के पीछे फेंका था। मैंने सवालिया नज़र से इसे देखा। जाहिर है, और कौन फेंकेगा? वो अजीब से लहजे में बोला। जिसने कत्ल की वारदात की है, ये रिवॉल्वर भी उसी ने पर्दे के पीछे फेंका है। क्या आपने मेरे मुवक्किल को कत्ल की वारदात करते हुए अपनी आंखों से देखा था? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए सवाल किया। आप भी कैसी अजीब बात कर रहे हैं वकील साहब? वो बौखलाहट आमेज लहजे में बोला। मैं तो वकुआ के वक्त अपने थाने में मौजूद था। अजीब बात मैंने नहीं बल्कि आपने की है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कोई ऐनी शाहिद ही इतने वसूख से ये बात कर सकता है। वो सिट पिटाए हुए अंदाज में बोला, मैं वकुआ के वक्त जाए वारदात पर मौजूद था और ना ही मैंने उसे यानी कि मुलजिम को अपनी आंखों से आलाए कत्ल को पर्दे के पीछे फेंकते हुए देखा है। मैंने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। इसका मतलब है कि आलाए कत्ल को पर्दे के पीछे मुलजिम के अलावा कोई और भी फेंक सकता है। वो चंद लम्हात तक खामोश रहने के बाद मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म से बरामद होने वाली दोनों गोलियां। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने हाथ उठाकर बावाज़े बुलंद कहा
और किते कलामी करते हुए इस्तफसार किया। आईओ साहब, क्या आपने गिरफ्तारी के बाद मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स लिए थे? नहीं, हमने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, वो उखड़े हुए लहजे में बोला। क्यों? क्यों ज़रूरत महसूस नहीं की? मैंने पूछा। वो वजाहत करते हुए बोला, दरअसल जब आला कत्ल बरामद हुआ तो हमने इस पर कातिल की उंगलियों के निशानात खोजने की कोशिश की थी और इस कोशिश का नतीजा सिफर के बराबर निकला। इस रिवॉल्वर पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। उसने सेलोफोन बैग में मौजूद आला कत्ल की जानिब इशारा किया और मजीद बोला, इम्कान इस बात का है कि मुलजिम ने रिवॉल्वर को पर्दे के पीछे फेंकने से पहले उस पर से अपने फिंगरप्रिंट्स को बिल्कुल साफ कर दिया होगा। बात खत्म करके वो खिजिल से अंदाज में जज की जानिब देखने लगा। उसके चेहरे के तासुरात से जाहिर होता था कि उसे अपने कहे का खुद भी एतबार नहीं है। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में मगर तंजिया अंदाज में कहा, आईओ साहब, आपने अपनी तफ्तीश के सिलसिले में फिंगरप्रिंट्स के हवाले से जो नए नए कारनामे अंजाम देना शुरू किए हैं, इनको देखते हुए बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि बहुत जल्द आप 2 फूल से 3 फूल वाले हो जाएंगे। वो मेरे तंज को समझा या नहीं, अलबत्ता खिसियाहट आमेज नज़र से हासिनी ने अदालत को देखने लगा। मैंने सवाल जवाब के सिलसिले को मौकूफ़ कर दिया तो जज की इजाज़त हासिल करके इस तगासा का गवाह गुल बादशाह गवाही के लिए कटहरे में आन खड़ा हुआ। उसके चेहरे के तासुरात बताते थे कि उसका अदालत से पहली मर्तबा वास्ता पड़ा है। गुल बादशाह इस प्राइवेट कंपनी का चौकीदार था जहां मेरा मुवक्किल मुलाजिम था। गुल बादशाह ने सच बोलने का हलफ उठाया और फिर अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उसके बाद वकील इस्तगासा जिरह के लिए उसके कटहरे के करीब चला गया। गुल बादशाह की उम्र 40 साल के करीब रही होगी। उसके सर के सामने वाले बाल नदारत थे, कद दरमियाना और जिस्म माइल बफरबी। वकील इस्तगासा ने एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम अमीन की तरफ देखा और फिर गुल बादशाह की तवज्जो इस तरफ मबसूल करवाने के बाद पूछा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, गुल बादशाह ने जवाब दिया। यह हमारे दफ्तर में काम करता है। क्या ये सच है कि मुलजिम बड़ा गुस्से वाला और झगड़ालू किस्म का आदमी है? जी हाँ, ये बात 16 आने दुरुस्त है। और गुल बादशाह, तुम्हें ये तो मालूम ही होगा कि गुस्सा कितनी खतरनाक चीज़ है, वकील इस्तगासा ने बड़े ड्रामाई अंदाज में दरियाफ्त किया। जी वकील साहिब, आप ठीक कहते हैं, गुस्सा वाकई बहुत खतरनाक शय है, गुल बादशाह ने ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। हमारे चाचा का लड़का बहुत गुस्सा वाला था। वो ज़रा सी बात पर गुस्से से लाल पीला हो जाता। अक्सर उसका लोगों से झगड़ा होता रहता। आजकल वो जेल में है। इसने गुस्से में 3 बंदों को कत्ल कर दिया था। बात खत्म करते ही गुल बादशाह ने सरासीमा नज़र से वकील इस्तगासा को देखा। वकील इस्तगासा ने अगला सवाल किया, गुल बादशाह, क्या ये दुरुस्त है कि मुलजिम का अक्सर व बेशतर दफ्तर वालों से झगड़ा होता रहता था? जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, गुल बादशाह ने जवाब दिया। सुनने में आया है कि वक़्वा से चंद रोज़ कबल मुलजिम ने तुमसे रिवॉल्वर मांगा था। वकील इस्तगासा ने इस सवाल के इख्तिताम पर फातिहाना नज़र से मेरी तरफ देखा। गुल बादशाह ने इस सवाल का इस्बात में जवाब दिया। वकील इस्तगासा ने जिरह ख़त्म कर दी। अपनी बारी पर मैं जज की जानिब से फिटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंच गया। मैंने खकार कर गला साफ किया और इस्तगासा के गवाह से मुखातिब होते हुए पूछा, गुल बादशाह, तुम गुल हो या बादशाह? वकील साहब, हम गुल है और ना बादशाह। वो ना समझने वाले अंदाज में बोला, हम सिर्फ गुल बादशाह है। गुल बादशाह, तुमने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि मुलजिम बड़ा गुस्सा वाला और झगड़ालू किस्म का आदमी है। मैंने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया, क्या कभी तुमसे उसका झगड़ा हुआ था? वो एक लम्हा सोचने के बाद बोला, नहीं, हमसे कभी मुँहमारी नहीं हुआ। तुमने वकील इस्तगासा के एक और सवाल के जवाब में इस बात की तायीद की है कि मुलजिम अक्सर व पेशतर दफ्तर वालों से झगड़ा करता रहता था। मैंने उसके चेहरे पर नज़र गाड़ते हुए पूछा, क्या तुम दफ्तर में नहीं होते? हम दफ्तर में नहीं होगा तो फिर किधर जाएगा? वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, वकील साहब, हम इधर ड्यूटी करता है, हमारी एक एक बात पर नज़र है और हम इस दफ्तर का चौकीदार है। फिर मुलजिम का कभी तुमसे झगड़ा क्यों नहीं हुआ? बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तुम्हारी हद तक वो झगड़ालू नहीं। हाँ, इसकी समझ में नहीं आया कि वो मेरे सवाल का क्या जवाब दे। मैंने उसे उलझन में गिरफ्तार रहने दिया और अपनी जिरह को समेटते हुए अगला सवाल किया, गुल बादशाह, तुमने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि वक़्वा से चंद रोज़ कबल मुलजिम ने तुमसे रिवॉल्वर मांगा था। ज़रा वजाहत करो, कौन सा रिवॉल्वर?
रिवॉल्वर तो रिवॉल्वर होता है वकील साहब, गुलबादशाह ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में जवाब दिया। इसमें कौन सी बात है? तुम शायद मेरे सवाल को समझ नहीं सके, मैंने वजाहती लहजे में कहा। इसमें कौन सी बात है? और वो ये है कि मुलजिम ने तुमसे तुम्हारा रिवॉल्वर मांगा था या कोई और? ये तो उसने बताया ही नहीं, वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। मैंने कहा, और यकीनन इसने तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि इसे किस मकसद के लिए रिवॉल्वर चाहिए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसने बड़ी सूरत से नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ वाकई उसने ये तो बताया ही नहीं था। मैंने कहा, और यकीनन उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि उसे किस मकसद के लिए रिवॉल्वर चाहिए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसने बड़ी सूरत से नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ वाकई उसने ये तो बताया ही नहीं था। क्या तुमने उसे रिवॉल्वर मुहैया कर दिया था? नहीं, वो कतई लहजे में बोला। हम ऐसी गलती नहीं कर सकता था, उसका दिमाग बहुत गर्म है, उसके हाथ में हथियार देना ठीक नहीं था। हमने साफ मना कर दिया। पता नहीं उसने कहाँ से रिवॉल्वर हासिल किया और किसी शाजी को कत्ल कर डाला।